तो यकीनन बेहद उत्सुकता है इस यात्रा को लेकर, क्योंकि पीएम मोदी की यात्रा का महत्व भारत की विदेश नीति आज सिर्फ प्रतिक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अवसर गढ़ने की नीति बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा इसी बदले हुए भारत की तस्वीर पेश करती है। एक ऐसा भारत जो साझेदारी चाहता है, स्थिरता में विश्वास रखता है और वैश्विक मंच पर भरोसेमंद भूमिका निभा रहा है। तो क्यों है इतनी महत्वपूर्ण ये यात्रा? क्योंकि ये प्रधानमंत्री की जॉर्डन की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। 37 वर्ष के बाद ये पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा हो रही है। 2018 में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की जो जॉर्डन ट्रांजिट यात्रा थी, वो ट्रांजिट यात्रा भी बेहद खास हो गई थी, क्योंकि उनको एक सरप्राइज मिला था और राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ यहां पर भारत और जॉर्डन मना रहा है। भारत और जॉर्डन के जो मैत्रीपूर्ण एवं विश्वासपूर्ण संबंध हैं, आज वो जग जाहिर है। अगर हम बात करें तो रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हम बेहतरीन सहयोग देख रहे हैं और इसी सहयोग को और मजबूती प्रदान करने में यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई अवसरों पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, लगातार शीर्ष नेतृत्व पर संवाद बना हुआ है। प्रधानमंत्री की फरवरी 2018 में जो जॉर्डन की जो ट्रांजिट यात्रा थी, वो बेहद अहम थी। उस ट्रांजिट यात्रा के बीच भी जो महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय की जो यात्रा हुई थी, वो वहां पहुंच गए थे एयरपोर्ट पर। फिर फरवरी मार्च में उसके तुरंत बाद महामहिम किंग अब्दुल्ला की यात्रा हुई भारत की। अक्टूबर 2019 में रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से इतर भी दोनों नेताओं की बैठक हुई, लगातार इनके बीच मुलाकात चलती रही। सितंबर 2019 की बात करें तो न्यूयॉर्क में 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भी दोनों नेताओं की बैठक हुई थी। और फिर दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 से इतर भी इनकी बैठक हुई। और सबसे हालिया अगर हम बैठक की बात करें तो जून 2024 में इटली में G7 शिखर सम्मेलन के इतर भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। तो यहां पर शीर्ष नेतृत्व के बीच दोनों लगातार उनकी बातचीत, मुलाकातें और फोन पर भी बातचीत होती रही, यानी कि जो संवाद है वो लगातार बना हुआ है, जो इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। भारत और जॉर्डन की यात्रा इसलिए कई मायनों में खास हो जाती है। और क्या कुछ पहलू हैं इस यात्रा के, हम आपको बताएंगे अपने खास कार्यक्रम में, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की जो जॉर्डन यात्रा है, जॉर्डन में पीएम मोदी सहयोग का नया दौर, हम इसको सहयोग का नया दौर भी बता रहे हैं, क्योंकि जो प्राचीन संबंध रहे भारत के साथ में 75 वर्ष राजनयिक संबंधों के पूरे हुए हैं और अब इसको एक नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत है भारत और जॉर्डन का नेतृत्व। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी इस स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और अगर एम्बेसडर चक्रवर्ती, हम आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री की इस यात्रा का किस तरह से दोनों देशों के लिए ये एक अवसर प्रदान करने वाली यात्रा है, व्यापार से लेकर रक्षा संबंधों तक? बात तो ये है कि वो बहुत सालों बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, एक ऑफिशियल विजिट। दूसरी बात ये है कि प्राचीन संबंध तो है ही, आपको मालूम होगा वो शायद पेट्रा विजिट करेंगे। पेट्रा
कैरावान सराय की तरह था, जहाँ पे रोमन ट्रेडर्स आते थे, और हमारी जो प्राचीन ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो उस इलाके से जुड़ी हुई है। उसके बाद मैं कहूँगा मॉडर्न एरा में तो 75 साल हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं, और जॉर्डन एक खास जो पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल स्पेस में लोकेटेड है, जहाँ वो इजराइल का नेबर है, वहाँ सऊदी अरेबिया का नेबर है, वहाँ लेबनान, सीरिया, इराक के नेबर हैं। तो मुझे लगता है उसका जो पोजीशन है वो काफी क्रूशियल रहा है, और उन्होंने मतलब इजराइल से भी हाथ मिला रखा है, मतलब ट्रेडिंग और पॉलिटिकल रिलेशंस में। तो हमें और फिर ओवरऑल जो वेस्ट एशिया रीजन है उसमें भारत ने और प्रधानमंत्री ने खुद, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद काफी मतलब कोशिश की है हमारे रिश्ते सुधारने के लिए। यूएई, सऊदी अरेबिया, जितने भी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स वहाँ पे है, इजिप्ट भी है। तो मुझे लगता है कि इसके संदर्भ में जो ये विजिट है वो काफी क्रूशियल है। और जॉर्डन एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा हमारा ट्रेड नहीं है, मतलब है 2.5-3 बिलियन का, पर उसमें एक चीज बड़ी क्रूशियल आइटम है जो हम उनसे लेते हैं, वो है फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है, वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें मिलकर जो है, तो ये एक नया, और उसके बाद हमारे जो कल्चरल स्टूडेंट के रिलेशनशिप है वो सब है। टूरिज्म भी काफी बढ़ सकता है। जॉर्डन एक अच्छी जगह है टूरिज्म के लिए, भारत के टूरिस्ट जाते हैं पर ज्यादा नहीं जाते, तो टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कई ऐसे फैक्टर्स हैं, कई ऐसे पहलू हैं जो इस यात्रा को बेहद अहम बनाते हैं, जिन पर हम लगातार विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी भी जुड़ी हुई हैं। मैम, यहाँ पर बात हो रही है कि 37 साल के बाद एक पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है, तो इसको आप कैसे भारत और अगर हम बात करें सबसे पहले जॉर्डन के बीच एक टर्निंग पॉइंट मानती हैं, और साथ ही जिस तरह से सर ने यहाँ पर पश्चिम एशिया का जिक्र किया, तो उस लिहाज से भी अगर हम पश्चिम एशिया की राजनीति देखें तो इस लिहाज से भी एक स्थिर और संतुलित आवाज यहां पर बनती नजर आती है भारत की। निश्चित तौर पर, और एम्बेसडर चक्रवर्ती की बात को ही आगे ले जाते हुए बताना चाहूंगी कि जिस तरह की वैश्विक राजनीति में वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, और उन परिस्थितियों में जब हम पश्चिम एशिया के पूरे संघर्षपूर्ण माहौल की ओर जाते हैं, वहां जब जॉर्डन को देखते हैं तो इजराइल, पैलेस्टीन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब जैसे पड़ोसी देशों के बीच जॉर्डन है। रेड सी की कोस्ट लाइन भी है, छोटी सी है पर है। और हम इसके इतिहास को देखें तो भारत की तरह ही बहुत समृद्ध हजारों वर्षों का इतिहास है। ऑटोमन एम्पायर का भाग था, और इसका जो महत्वपूर्ण पेट्रा शहर है वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी रहा है, और सांस्कृतिक राजधानी भी हम इसे जॉर्डन की कह सकते हैं। तो इस लिहाज से जॉर्डन की पश्चिम एशिया में जिस प्रकार की मौजूदगी है, जिस तरह की लोकेशन है, और अभी भारत जिस तरह से न सिर्फ पश्चिम एशिया में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, तो एक शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है, वहां जॉर्डन भारत के स्वर से स्वर मिलाता हुआ दिखाई पड़ता है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत जिस तरह के इनिशिएटिव्स की बात करता है, वहां जॉर्डन भारत को सेकंड करता है जी। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की जब बात भारत करता है तो वहां भी जॉर्डन भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा रहता है। यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट की वकालत करता है जॉर्डन। तो निश्चित तौर पर बड़े लंबे समय अंतराल के बाद हमारे प्रधानमंत्री जॉर्डन का दौरा कर रहे हैं। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है वैश्विक राजनीति की और पश्चिमी एशिया में जिस प्रकार की स्थितियां हैं उस दृष्टि से, और इस दृष्टि से भी कि भारत लगातार किस तरह से अपनी नेशनल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है। तो मैं इसको ऑल इन ऑल एक द्विपक्षीय यात्रा के साथ साथ मैं इसमें एक ओवरऑल बिग पिक्चर देखती हूं, जिसमें ग्लोबल साउथ का साउथ साउथ कोऑपरेशन का एजेंडा भी हम सामने रख सकते हैं, और किस तरह से भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को और अपने आउटरीच को डाइवर्सिफाई करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया इन 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं। अच्छा, अगर इसको जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज जो काउंसिल है, अगर जीसीसी से इसको जोड़कर देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री का गल्फ पर लगातार फोकस रहा है प्रोफेसर जोशी जी, और 2010 से 2014 से कहा जाए 10-11 वर्षों में पिछले
15 बार यात्राएं की हैं प्रधानमंत्री ने इन देशों की। ऐसे में जॉर्डन की यात्रा इस संदर्भ में आप इसको कैसे जोड़कर देखेंगे? निश्चित तौर पर जब हम जीसीसी की दृष्टि से देखते हैं और भारत का ये प्रयास है कि यदि हम पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में जाएं तो जीसीसी, हम लैटिन अमेरिका में जाएं तो मर्कोसुर, हम अफ्रीका में जाएं तो तमाम ये जो इस तरह के ब्लॉक्स हैं जो रीजनल लेवल पर काम कर रहे हैं, भारत इनके साथ एक एफटीए जो है वो अलग अलग इन तमाम क्षेत्रों में स्थापित करना चाहता है। और बीइंग अ मेंबर यहाँ पर जॉर्डन की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई पड़ती है। और जैसे कि मैंने कहा कि भारत जिस तरह के दर्शन और जिस तरह के मूल्यों के साथ जिस विदेश नीति को एग्जीक्यूट करता है, जब हम जॉर्डन की विदेश नीति को देखते हैं तो वहां पर काफी सारी साम्यता हमको दिखाई पड़ती है। तो यहां इस दृष्टि से जॉर्डन एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका इस पूरे क्षेत्र में भारत की निभा सकता है। और यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ूं कि जब हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है पर स्कोप बहुत है। एम्बेसडर भी बात कर रहे थे कि फर्टिलाइजर्स की यदि हम बात करें तो भारत और जॉर्डन जॉइंट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे हैं। ये हो रहा है, जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर्स कंपनी है जिसके माध्यम से भारत को फास्फोरस और फर्टिलाइजर की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कुछ भारत के भी और जॉर्डन के भी कॉमन इंटरेस्ट्स के एरियाज हैं जिसमें सामरिक दृष्टि से और फिर जिस तरह से भारत की सांस्कृतिक प्रेजेंस है जॉर्डन में और पूरे इस क्षेत्र में, हम यदि इस पूरे खाड़ी रीजन को देखें तो भारत की संस्कृति, आप चाहे सिनेमा को देखें, योग को देखें, आयुर्वेद को देखें, मनोरंजन को देखें, तो इसका एक महत्व या इसकी एक प्रेजेंस है। बड़ी मात्रा में डायस्पोरा है जॉर्डन में, हमारा 17,000 से 20,000 के करीब भारतीय यहाँ पर निवास करते हैं। तो सामरिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी जीसीसी और भारत के बीच में संबंध आगे कैसे ले जाए जा सकते हैं, उनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसमें जॉर्डन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन निश्चित तौर पर कर सकता है। जी निश्चित तौर पर। और सबसे विशेष बात है कि जॉर्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में विशेष तौर पर उत्साह है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, और जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि 17,000 से 20,000 तक भारतीय समुदाय वहां पर मौजूद है, तो विशेष रूप से उत्साहित है भारतीय समुदाय। और भारत नाट्यम और कथक की विशेष प्रस्तुतियां तैयार की गई हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके लिए इंडियन डायस्पोरा ने खास तैयारियां की है, जिसके आप देख सकते हैं ये दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। क्या आप प्रेजेंट करने वाले हैं? It's Bharatanatyam. It's praising Lord Shiva, describing his enchanting charm and beauty. Dance is purely dedicated to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and I'm very excited, quite nervous. मैंने लगातार 2 हफ्ते से प्रैक्टिस की है और एक्साइटमेंट है, बट फिर भी थोड़ा सा एक डर है। बट मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना टैलेंट नरेंद्र मोदी जी को दिखा पाऊंगी। और मैं कथक परफॉर्म कर रही हूँ गणेश वंदना पे। I'm working here I'm working for a fashion industry here, and I'm very excited to see and it's an opportunity, and I'm so grateful that my wife is performing today. मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सर को देखने का, क्योंकि सबसे पहले तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और उनको हम पहली बार देखेंगे तो इससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। And my sister are dancing, and I'm so happy that my sister and teacher are dancing in front of Modi ji. इंडियन डायस्पोरा पूरी तरह से तैयार है अपने प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए और उनको ये कहने के लिए कि आपने भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है और हम आपकी वजह से जॉर्डन में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, अम्मान। तो उत्साहित है भारतीय समुदाय जॉर्डन में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के। आपने देखिए ये दृश्य, और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से राजनीतिक और रणनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण रहे हैं और क्या है इनके मायने। दरअसल भारत जॉर्डन के मैत्रीपूर्ण और विश्वासपूर्ण संबंध रहे हैं, और ये 75 वर्ष जो गुजरे हैं उस दौरान ये संबंध और बीतते दिन के साथ मजबूत हुए हैं। पिछले 10-11 वर्षों में इनको और एक नई ऊंचाई पर ले जाया गया है। द्विपक्षीय संबंधों में जो दोनों देशों के नेतृत्व है
वो और बेहतर हुआ। लेकिन यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे हम बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त दरअसल है। उससे पहले ये स्वागत के दृश्य देखिए। तो नव निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ये दृश्य आप देख रहे हैं किस तरह से उत्साहित हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और बीजेपी मुख्यालय से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त मौजूद है, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, किस तरह से आप आकलन करेंगे नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने का, और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए उत्सव मनाने के अवसर एक के बाद एक आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नवीन जो बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और उनका स्वागत में कार्यकर्ता फूल बरसा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ उनका अभिवादन अभिनंदन करते हुए बीजेपी का जो दफ्तर है उसमें वो इस वक्त प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पीढ़ीगत बदलाव संगठन में हो उस तरफ आगे बढ़ने की एक कोशिश है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब ये है कि संभवतः वही अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जब नेशनल काउंसिल यानी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उनके नाम का अनुमोदन होगा। उससे पहले हम देखेंगे कि चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष की आगे बढ़ेगी। लेकिन आप तस्वीरों में इस वक्त देखें कि बेहद उत्साह, खासतौर पर जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिसकी युवा मोर्चा में महत्वपूर्ण संगठन जिम्मेदारी नितिन नवीन को रही है, उनको सौंपी गई थी और हर जिम्मेदारी पर वो खरे उतरे हैं। 2 बार के कैबिनेट मंत्री हैं, 5 बार के विधायक हैं, मात्र 45 वर्ष के युवा चेहरे को आगे किया गया है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। तो निश्चित तौर पर इस संगठन में पीढ़ीगत बदलाव की एक कवायद है। जैसी कवायद एक बार देखने को मिली थी जब नितिन गडकरी 50 वर्ष की उम्र में सीधे महाराष्ट्र से पथ निर्माण मंत्री थे और उन्हें दिल्ली में बुलाया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, वो उनके नाम का ऐलान किया गया था। अब उससे भी कम उम्र के हम जानते हैं नितिन नवीन, उनको ये एक तरह से 45 वर्ष में ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। आज अभिनंदन होगा बीजेपी मुख्यालय में और वो अपना पदभार भी ग्रहण करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। बीजेपी में हम देखते हैं कि युवाओं को आगे ले जाने का खूब मौका दिया जाता है और कोई भी बूथ स्तर का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, ये बात जोर शोर से बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है। और वही एक देखने को मिल रहा है कि जब एक आम कार्यकर्ता जो विधायक था या फिर राज्य में मंत्री के तौर पर काम कर रहा था, उसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर पीढ़ीगत बदलावों की एक रूपरेखा संगठन में तैयार हो गई है। हम देखेंगे कि जब उनकी टीम का ऐलान होगा, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे संभवतः, तब तमाम युवा चेहरे राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर सामने आएंगे। क्योंकि बीजेपी में राष्ट्रीय महामंत्री अपेक्षाकृत युवा लोगों को बनाने का चलन है, जबकि वरिष्ठ लोगों को उपाध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारी दी जाती है। तो निश्चित तौर पर जब पूर्णकालिक अध्यक्ष का नाम सामने आएगा, संभवतः नितिन नवीन ही वो पद जिम्मेदारी संभालेंगे, तब हम देखेंगे कि उस बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा जो उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के तौर पर जिसकी शुरुआत की गई है। निखिल जी, निश्चित तौर पर। और अगर बीजेपी की बात करें, जिस तरह से आपने कहा ये पीढ़ीगत बदलाव है, 45 वर्ष के हैं, युवा है, ऊर्जावान है और संगठन क्षमता जो है, इनकी संगठनात्मक क्षमता है, उसके कसीदे पढ़े जाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि ये दरअसल बाकी पार्टियों के लिए तो एक चुनौती है ही है, एक प्रेरणा स्रोत भी है, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके लिए भी ये संदेश है कि स्काई इज द लिमिट, वो कहीं भी जा सकते हैं। ये देखिए, निश्चित तौर पर कोई और ऐसी पार्टी नहीं है बीजेपी के अलावा जिसमें इस तरह से संगठन में अनुभव के साथ नेताओं को ऊपर जिम्मेदारी मिलती है। देखिए, ज्यादातर पार्टियां हैं जो किसी एक परिवार के आप कहें कि उनके ही परिवार के बच्चों को आगे बढ़ने का हक है। कांग्रेस पर आरोप लगता है कि घूम फिरकर गांधी परिवार को ही जिम्मेदारी मिलती है, भले ही कोई अध्यक्ष हो जाए लेकिन ताकत गांधी परिवार के हाथ में ही रहती है।
आप तमाम क्षेत्रीय दलों को देखें, करुणानिधि की पार्टी है, अब आगे एमके स्टालिन संभाल रहे हैं, अब उनके बेटे तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव ने बनाई थी, अब अखिलेश यादव संभाल रहे हैं, आगे उनके परिवार के लोग संभालेंगे। इस तरह से आप देखें, लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी खड़ी की थी, अब तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। कोई एक ऐसा राजनीतिक दल नहीं है बीजेपी के अलावा या फिर वामपंथी दल जो अभी अपने अस्तित्व को जूझ रहे हैं इस वक्त भारत में, जिसमें इस तरह की एक प्रणाली हो जहां पर आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। देखिए निखिल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की का विवरण ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन तक, कोई भी किसी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा ना तो मुख्यमंत्री रहा है, ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, ना ही कोई इतने शीर्ष पदों पर गया है। कोई भी बीजेपी सीएम का बेटा सीएम का दावेदार भी नहीं रहा है। तो आप देखिए कि बीजेपी ने सुनिश्चित किया है कि शीर्ष स्तर पर कम से कम परिवारवाद न हो, शीर्ष स्तर पर कार्यकर्ता की योग्यता देखी जाए, कार्यकर्ता के अनुभव को देखा जाए और पार्टी को आगे ले जाने की क्षमता देखी जाए। इसीलिए बीजेपी में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है। दुनिया की सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाली जो पार्टी है वो बीजेपी है, और बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर जिस तरह से पुष्पित पल्लवित हुई है दुनिया में, हम जानते हैं कि वो एक अपने आप में उदाहरण है, जहां एक आम कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जाता हुआ देखते हैं, जो पर्चा बांटता है। आपने देखा अमित शाह जो किस तरह से वो बूथ स्तर से आगे बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचे, अभी गृह मंत्री के तौर पर देश की सेवा कर रहे हैं। इससे पहले नितिन गडकरी आप देखें, या फिर आप और पुराने दौर में चले जाएं तो कुशाभाऊ ठाकरे हो, जना कृष्ण मूर्ति हो, वेंकैया नायडू हो, तमाम वो नेता जिन्होंने पार्टी को अलग अलग पदों पर सेवा देने का काम किया, वो राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। तो कोई और ऐसा दल नहीं है जहां इस तरह का उदाहरण देखने को मिलता है। आपने जनरेशन चेंज की बात कही, क्या इसको क्योंकि इसके पहले लगातार ये बात कही जा रही थी कि अगली पीढ़ी के नेता कौन होंगे बीजेपी में, क्या इसको एक परिवर्तन की शुरुआत मानी जाए? अब जो पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है, उनको आगे आने के लिए अवसर दे रही है, कैसे देखते हैं इसको? ये देखिए निखिल, थोड़ा दो स्तरों पर समझना होगा। एक तो सरकार में बीजेपी ये चाहती है कि वो लोग सरकार में आए जिनको संगठन का एक बेहतर अनुभव हो, जमीन का बेहतर अनुभव हो। 2014 में वो बदलाव देखने को मिला था सरकार के स्तर पर, जब तमाम नेताओं की जगह पर हमने देखा था कि संगठन के अनुभवी नेताओं को सरकार में शामिल किया गया था। अब बीजेपी की जो ये कवायद है, ये बीजेपी संगठन में युवा चेहरा लाने की है, यानी कि अगले 2 दशक बाद पार्टी अगर सत्ता में बनी रहती है तो फिर कौन सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकता है जिसके पास संगठन में एक लंबा अनुभव हो। जब प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर युवा जो आज 45 साल के हैं या 50 साल के हैं, वो जब 60 और 65 वर्ष के होंगे तब उनको इतना अनुभव होगा कि वो किसी राज्य में सीएम के तौर पर या कैबिनेट मंत्री के तौर पर केंद्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं या फिर बड़े पदों पर। तो बीजेपी ट्रेनिंग देती है, नेताओं को अवसर देती है, उनके अनुभव और योग्यता के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाती है। और दूसरी बात, हर कोई सामाजिक समीकरणों की बात करता है। हमने देखा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में चर्चा हो रही थी कि ओबीसी से राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या सामान्य वर्ग से होगा, लेकिन एक बड़ी लकीर खींचते हुए बीजेपी ने हमेशा कहती है कि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। सामाजिक समीकरणों की चिंता तो हर राजनीतिक दल करता है, बीजेपी भी करती है, लेकिन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बीजेपी फैसले नहीं लेती। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने का फैसला इसी दिशा का एक फैसला है कि अगर आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अगर आप योग्य कार्यकर्ता हैं, अगर आप पार्टी के लिए समर्पित हैं, तो आप की जातीय बैकग्राउंड आपके आने नहीं आएगी। यानी अगर आप उस समूह का भी हिस्सा हैं जहां जिनकी संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तब भी पार्टी आपको ऊपर बड़े पद पर मौका देगी। ये एक बहुत बड़ा संकेत है पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि आप मेहनत कीजिए, आप कर्म कीजिए, आप निष्ठा से काम कीजिए, पार्टी आपकी चिंता करेगी और आपको पार्टी के संगठन पे बड़े पदों पर देश सेवा का मौका देगी। बिल्कुल, अगर आप इसको एक स्टेप फर्दर ये भी समझने की कोशिश करें कि दरअसल जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले ये कहा जा रहा था, क्योंकि एक लंबा गैप हो गया था नया अध्यक्ष चुने जाने में, तो ये कहा जा रहा था कि ओबीसी का चेहरा हो सकता है, आरएसएस की पसंद का हो सकता है, अभी उनको ढूंढा जा रहा है। क्या संदेश दरअसल बीजेपी अपने नए अध्यक्ष के जरिए देना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को भी, वोटर्स को भी, देश के जनमानस को और दूसरी पार्टियों को?
देखिए, बीजेपी के आंतरिक कामकाज में आरएसएस से हमेशा कहती है कि वो दखल नहीं देती, ये बीजेपी का काम है कि वो तय करे। जब दिल्ली में एक गोष्ठी हुई थी, उसमें सवाल पूछा गया था, मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघचालक ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें नहीं तय करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को तय कर रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये जरूर चाहता है कि जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाए और नई लीडरशिप को तराशा जाए, यानी युवा चेहरों को मौका दिया जाए। जहां तक हो सकता है संगठन में और जहां पर सरकार में हिस्सेदारी मिल सकती है वहां पर भी मौका दिया जाए। तो पार्टी बीजेपी उस तरफ बढ़ती नजर आ रही है। विवादों से दूर दूर तक नाता नहीं है। अगर आप नितिन नवीन की बात करें, एक निष्ठावान कार्यकर्ता, हमने देखा था कि बिहार चुनाव में उनको संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी और शपथ ग्रहण के दिन भी वो शपथ ग्रहण की पूरी व्यवस्था उनके अगुवाई में संचालित होती नजर आई थी। लगातार वो हम देख रहे थे कि मेहनत कर रहे थे, उस वक्त हम भी वहां मौजूद थे। तो दरअसल पार्टी का एक कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों की चिंता करता है, उसको सफल बनाने के लिए मेहनत करता है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, राष्ट्रीय महामंत्री हो सकता है। क्योंकि एक पद नहीं है सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, इस तरह से तमाम पद है जहां पर युवाओं को मौका दिया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता आज केंद्र में मंत्री हैं, आज कैबिनेट मंत्री है, राष्ट्रीय मोर्चे में आ चुके हैं, यानी मुख्य बीजेपी में उनको पद मिल चुके हैं। तो अब युवा मोर्चा की बड़ी टीम, उम्मीद ये जताई जा रही है कि उसे बीजेपी की नई टीम में जगह मिलेगी, क्योंकि ये स्वाभाविक भी है जब नितिन नवीन जो युवा मोर्चा से आए हैं उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ठीक, एक बात आपने कहा और जाहिर तौर पर ये इसको देखा जा सकता है कि ये जनरेशन चेंज है। ऐसे में जब आप नितिन नवीन की प्रोफाइल बताते हैं तो क्या ऐसी खास बात है आपको नजर आ रही है कि बीजेपी ने उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? और क्योंकि बीजेपी जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके बीच से हीरा चुनना बहुत कठिन है। देखिए, बीजेपी का अपना एक फीडबैक सिस्टम है और हम जानते हैं कि उनकी एक पूरी प्रणाली है जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, और जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संगठन मंत्री होते हैं हर प्रदेश में, उनसे फीडबैक मिलता है। और जब किसी पद पर किसी नेता को जिम्मेदारी दी जाती है, उस पद पर कैसा उन्होंने काम किया है इसका पूरा फीडबैक रहता है। कैसे जनता से जुड़े कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी निभाई है, संगठन से जुड़े कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी निभाई है, इन सब का एक पूरा फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को राज्य के जरिए रहता है। इसीलिए हर राज्य में एक प्रदेश संगठन मंत्री होता है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त बीएल संतोष वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो नेता हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो पार्टी में एक सिस्टम है जिससे युवा नेताओं को पहचानने में आसानी होती है, युवा नेताओं को तराशने में आसानी होती है। तो नितिन नवीन की खूबी यही है कि मिलनसार हैं, किसी गुट के हिस्सा नहीं माने जाते और जो पार्टी काम देती है तो उस पर बहुत निष्ठा से उस काम को पूरा करते हैं। तो जहां तक अनुभव की बात है, युवा जरूर है लेकिन 5 बार के विधायक है, संगठन में अनुभव है, भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर 2 बार इस वक्त मौजूदा समय में भी कैबिनेट मंत्री, इससे पहले पथ निर्माण मंत्री 5 साल नीतीश कुमार की सरकार में रह चुके हैं। तो ये अनुभव भी है, युवा है और ये एक संकेत भी है कि पार्टी में युवाओं के दिन और बेहतर होने वाले हैं, यानी उनको और जिम्मेदारी मिलने वाली है। चैलेंजेस अगर सीधे तौर पर देखा जाए, चुनौतियां क्या हैं नितिन नवीन के सामने? क्योंकि जब पार्टी अपने साउथ आउटरीच की बात करती है और बिहार में तो अभी चुनाव जीतकर बाहर ताजा आई थी पार्टी, तो ये तमाम सारे लोगों के मिथक कि जहां पार्टी इलेक्शन लड़ने जाती है वहां से कुछ लोगों को सामने लेकर आती है, उसको भी तोड़ा है पार्टी ने। तो क्या चैलेंजेस हैं और जो दक्षिण का आउटरीच है उसको कैसे लीड करेंगे नितिन नवीन? निखिल, आपने बहुत उम्दा सवाल पूछा है। जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा जब राष्ट्रीय परिषद में उनके नाम का अनुमोदन हो जाएगा संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पूर्वी भारत से पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल चुका है। तो चलिए इस चर्चा को हम आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, फिर से आगे चलेंगे जब दोबारा आपसे जुड़ेंगे शैलेंद्र। लेकिन फिलहाल हम आपको एक बार फिर से भारत और जॉर्डन के के बीच में जो दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है उसकी बात करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के विषय में और जानकारी देंगे।
कहाँ है? जॉब पर हूँ। बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहले जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा की, और तब हम भारत और जॉर्डन के रिश्तों की बात कर रहे थे। पीपल टू पीपल टाइज हमने आपको दिखाई, किस तरह से भारतीय समुदाय वहां पर उत्साहित है, ये भी दिखाया। राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों की बात करते हैं। भारत और जॉर्डन के मैत्रीपूर्ण और विश्वासपूर्ण संबंध रहे हैं पिछले 75 वर्षों में, और पिछले 10-11 वर्षों में ये और तेजी से पुष्पित पल्लवित हुए हैं, आगे बढ़े हैं। द्विपक्षीय संबंधों में नेतृत्व स्तर पर इसको मजबूत समझ बताई जा रही है दोनों नेताओं के बीच में, किंग अब्दुल्ला II और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। 2018 से 4 शिखर स्तरीय बैठक पहले ही हो चुकी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जो संबंध है वो आगे बढ़े हैं। G7 शिखर सम्मेलन में हालिया मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किंग अब्दुल्ला द्वितीय के बीच में। दोनों नेताओं के बीच नियमित फोन वार्ता भी इसके अतिरिक्त लगातार होती रही है। तो तमाम फोरम से इतर मुलाकातें भी हुई हैं और फोन पर भी बातचीत होती है, और उन बातचीत में आतंकवाद विरोधी सहयोग जो है वो मजबूती से सामने आया है। ये एक बड़ा जो बातचीत का गैमेट है उसमें ये रहता है। जॉर्डन ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो जॉर्डन कुछ ऐसे देशों में था जिसने सबसे पहले इस हमले की निंदा की थी और भारत के साथ सॉलिडारिटी जताई थी। जॉर्डन ने की जो पहलगाम जो आतंकी हमला था उसकी निंदा करने के साथ साथ भारत के साथ मजबूती से और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़े होने की बात भी कही थी। आतंकवाद के खिलाफ भारत को जो जॉर्डन का समर्थन रहा है वो लगातार रहा है। इसके बाद अगर हम जो करें तो जो अकाबा की जो प्रक्रिया रही है उसमें भी भारत की भागीदारी रही है। अकाबा प्रक्रिया में भारत की भागीदारी रही है। ये आतंकवाद के विरोध में जॉर्डन का एक अपना जिसको कहना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर ये एक अभियान है। ये अपने आप में बड़ी बात है और भारत लगातार उसका सहयोगी रहा है। तो हमने देखा है कि किस तरह से ये चीज़, और हम आईमेक जिसकी बात करते हैं, और इसको भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे के तौर पर हम इसको आपको ये मैप दिखाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि ये आईमेक किस तरह से दरअसल ये कहां से कहां तक चलता है और इसका महत्व क्या है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है इसकी बात करें, ये भारत के जो द्वीप माफ कीजिएगा, जो भारत के पोर्ट्स हैं वहां से शुरुआत होती है और ये जल मार्ग के जरिए यूएई तक जाएगा। यूएई के बाद फिर आप इसमें देख सकते हैं कि ये रेल रूट के जरिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और जॉर्डन वो पॉइंट है, इसके महत्व को समझने की कोशिश करिएगा, जहां से ये दोबारा जब यूरोप के लिए आगे बढ़ेगा, जो इजराइल और जो जॉर्डन का जो पॉइंट है, यहां से ये दोबारा फिर एक बार जल मार्ग से यूरोप में एंट्री करेगा, जहां पर इसके साथ में जो दूसरे देश हैं, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो और दूसरे देश हैं, वहां पर ये पहुंच सकेगा। तो ये जो पूरा कॉरिडोर है ये भारत से इसकी शुरुआत होगी और यूरोप तक ये पहुंच रहा है। जाहिर तौर पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, व्यापार जो भारत की तमाम व्यापारिक वस्तुएं हैं या इस पूरे कॉरिडोर के दौरान जो भी देश इसमें है उन सब की जो वस्तुएं हैं वो तेजी से वहां तक पहुंच सकती हैं। तो ये जो सारा कॉरिडोर है, चाहे वो यहाँ के जो मुद्रा पोर्ट है या मुंबई पोर्ट है, यहाँ से सी के माध्यम से जल मार्ग से यूएई तक और यूएई से फिर आगे बढ़ेंगे और रेल मार्ग से जॉर्डन और इजराइल तक। जॉर्डन ये पॉइंट है और जॉर्डन के साथ में
फिर आप ये जो नॉर्थ कॉरिडोर है जो यूरोप को कनेक्ट कर रहा है, ये फिर एक बार रेल मार्ग से माफ कीजिएगा जल मार्ग से आगे बढ़ेगा और यूरोप तक कनेक्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से और कितना महत्वपूर्ण है ये आईबेक का प्रोजेक्ट। और ये कहा जा रहा था कि जब एक बार हमास के हमले, इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके बाद ये प्रोजेक्ट थोड़ा मंदा पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद फिर इसमें तेजी आने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये एक बार फिर जब विकास की बात करेंगे तो कुलांचे भरेगा। यहाँ पर किस तरह से भारत और जॉर्डन के जो राजनीतिक और रणनीतिक संबंध है वो लगातार मजबूत हो रहे हैं, उसकी एक झलक देखी। आईमैक कॉरिडोर कैसे दोनों ही देशों के संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन रहा है, ये भी हमने समझने का प्रयास किया। हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ी हुई है, साथ ही पिनाक रंजन चक्रवर्ती भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चक्रवर्ती सर, आपके पास आती हूँ। यहाँ पर जिस तरह से हम यहाँ पर समझ रहे हैं, रणनीतिक और राजनीतिक संबंधों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो मौजूदा वैश्विक स्थिति है, जिस तरह का एक तनाव की स्थिति हम पश्चिम एशिया में देख रहे हैं, ऐसे में उस लिहाज से इस यात्रा को अगर देखें तो कैसे आपको जॉर्डन एक बहुत ही मजबूत एक साझेदार, रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरता हुआ यहाँ पर नजर आता है? देखिए, अभी जो हालात हैं, जो टैरिफ वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने छेड़ दिया है, उसकी वजह से जो बाधाएं खड़ी हो रही हैं ट्रेड में, तो भारत का उद्देश्य ये होगा अभी कि हम नए मार्केट ढूंढें कि जहां पे हमारे एक्सपोर्ट जा सके। आईमैक ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो आपके संवाददाता समझा रहे थे। तो अगर ये चालू होता है तो ये एक और बढ़िया एक रूट बनता है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का भी। उधर अक्वाबा पोर्ट जो है, जो आइलात पोर्ट इजराइल का है, उस आ चुका हूं मैं, देख रखा हूं। मुझे लगता है कि वो पोर्ट भी बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट पे है। वहां से भी कनेक्ट होने से हमको कनेक्टिविटी और सुविधा होगी, क्योंकि उधर से फिर सुएज कनाल है और रेड सी नीचे की तरफ है। तो ये बहुत ही एक मतलब जो कॉरिडोर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, जो सुएज वाला कॉरिडोर है, जहां से हमारे शायद भारत के $200 बिलियन का आयात निर्यात होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉरिडोर है। आपको मालूम है कि जब इजराइल के साथ झड़प चल रहा था, तब हूती लोगों ने यमन में बैठकर इस कॉरिडोर को मतलब निशाना बनाया था। कई जहाज वगैरह पे अटैक्स हुए थे और कुछ डैमेज भी बहुत उन्होंने किया था। उसके बाद हूती पर लोगों ने, इजराइल और अमेरिका ने फिर उनको मतलब अटैक किया और उसको बंद कराया। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव एरिया भी है। और भारत के लिए जो मार्केट हम ढूंढ रहे हैं, एक तो एफटीए हो सकता है, मेरे ख्याल बातचीत चल रही है। सिर्फ एफटीए ही नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, जहाँ पे भारत के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो जॉर्डन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां से फिर एक्सपोर्ट करें उस रीजन में। तो वो का अफ्रीका भी पास है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहाँ इथियोपिया भी पास है जहाँ प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो वहां पे से भी हम लोगों को ईस्ट अफ्रीका में कनेक्टिविटी काफी अच्छा मिल सकता है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं, ये एक उद्देश्य को सामने रखते हुए मतलब भारत सरकार आगे बढ़ती है। और प्रधानमंत्री का जो यहाँ विजन है वो यही है कि हम भारत को किस तरह से एक प्रॉस्परस नेशन बनाएं। तो उसके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खोजे जा रहे हैं। और जॉर्डन भी यही एक मतलब मार्केट के हिसाब से भी है, जो ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, पर वो इजराइल का पड़ोसी है। उधर पड़ोसी है, उनके पड़ोसी सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, इराक है। तो वहाँ से काफ़ी हम लोगों को, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, उनको सुविधा मिल सकती। तो ये है मूल उद्देश्य उसके। और जो पॉलिटिकल उद्देश्य है वो तो है कि इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे भारतीय के मूल के काफी लोग काम करते हैं, तो उनको भी सुरक्षा चाहिए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो ये है बेसिक मतलब जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गोल्स हैं
हमारे मतलब देश का। जी निश्चित तौर पर। और अगर इसको एक स्टेप आगे बढ़ाए और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से जॉर्डन का समर्थन रहा है, प्रोफेसर अंशु जोशी भारत को किस तरह से इसको देखती हैं, क्योंकि आतंकवाद से पीड़ित प्रताड़ित भी रहा है भारत और उसके खिलाफ लड़ाई का अगुवा भी रहा है। निश्चित तौर पर जब हम वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो भारत एक प्रणेता देश के रूप में नजर आता है। और अभी जब भारत पर ये दुर्दांत पहलगाम अटैक हुआ था तब जॉर्डन उन देशों में शामिल रहा है जिन्होंने इस न सिर्फ हमले की भर्त्सना की है, साथ ही साथ भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है इसमें एक सहयोगी देश के रूप में आप खाड़ी देशों की तरफ यदि जाएं या पश्चिमी एशिया में जाएं तो वहां आपको जॉर्डन खड़ा हुआ नजर आता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है निखिल कि यदि आप इस पूरे रीजन को देखें तो वहां किस तरह के प्रॉक्सीज हैं, किस तरह के आतंकवादी संगठन हैं। तो आप हमास को ले लीजिए, हिजबुल्लाह को ले लीजिए, हुतीज को ले लीजिए, और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो दूसरे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है जैसे आईएस जैसे जो संगठन है ये आपको एक्टिव दिखाई पड़ते हैं और इन संगठनों को पल्लवित पोषित करने में कुछ देश एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हुए नजर आते हैं। तो तब भारत के लिए ऐसे क्षेत्र में चुनौती बढ़ जाती है तब जबकि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करता है। तो काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स चाहे तकनीक के स्तर पर हो, नियमन के स्तर पर हो या मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे आपसी सहयोग के स्तर पर हो, जॉर्डन की तरफ यदि हम देखते हैं तो उसकी लोकेशन की वजह से उसकी इस पूरी लड़ाई में जो भूमिका है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत का एक प्रमुख सहयोगी देश है इस एक यदि बिंदु की आप बात करें तो, और हमने बीते कुछ वर्षों में जॉर्डन के साथ अपने डिफेंस एंड सिक्योरिटी एरिया में कोलैबोरेशन को लगातार बढ़ते हुए भी बिल्कुल 2018 में रक्षा सहयोग पर एक एमओयू भी हुआ, लेकिन यहाँ पर अकाबा प्रक्रिया का जिक्र करना चाहेंगे। आप बात करें तो जॉर्डन की एक बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर अकाबा प्रक्रिया रही जिसके आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक मंच पर लाने की प्रक्रिया रही। सर कैसे आप देखते हैं कि अकाबा प्रक्रिया में जो भारत की भागीदारी है उसे आप आतंकवाद विरोधी सहयोग की हम कह सकते हैं एक नई धुरी यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो कि जिस तरह से विभिन्न देशों को एक साथ जोड़ने की आतंकवाद के खिलाफ ये जो अकाबा प्रक्रिया है उसमें यहाँ पर भारत जुड़ा। तो देखिए इसमें उद्देश्य दो चीजें हैं, एक तो दूसरे देशों के साथ सपोर्टिंग मतलब अरेंजमेंट्स जो है जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह है, अगर वहां पे कुछ हो रहा हो तो इंटेलिजेंस शेयरिंग से हमें फायदा हो सकता है कि हमें एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि हमें ये हमेशा ध्यान में रखते हैं हम लोग कि जो पाकिस्तान है वो कहीं से भी कोशिश कर सकता है, और फिर आईएसआई वगैरह भी है, जो आईएसआईएस जो है जो सीरिया में है वहां से भी वो लोग कोशिश कर वो हाथ मिला लेते हैं, जितने भी ये टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं वो हाथ मिला लेते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य टेररिज्म है। क्योंकि वो और जो टारगेट्स में हम लोग हैं, इंडिया तो है ही है, और पाकिस्तान के साथ उनका जो 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 कोऑपरेशन है वो हमको उस पे एडवांस इंटेलिजेंस अगर मिल जाए जॉर्डन से तो वो हमें फायदा है क्योंकि फिर हम उसे रोक सकते हैं। इसीलिए मैं कह ये जो एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस और टेररिज्म कोऑपरेशन, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो है हमारे लिए जो है ये एडवांस इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि ये सारा इलाका जो है, क्योंकि सीरिया से भी लोग जॉर्डन में घुस के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। जॉर्डन में भी खूब टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जॉर्डन की 60% पॉपुलेशन जो है वो पैलेस्टीनियन मूल की है, जब जो वहां पे बसे हुए थे और जो बाहर रेफ्यूजीज आए थे वो पैलेस्टीनियंस है, इसलिए उनपे भी एक प्रॉब्लम वहां भी है क्योंकि पैलेस्टीनियन के साथ जो नेटवर्किंग होता है हमास का या जो दूसरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहां पे भी इसीलिए हमें जॉर्डेनियन जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ तालमेल रख के हम लोगों को टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ना है वो ये भी एक पड़ाव है उसका। जी मैं चाहूंगा प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, उनके ज्ञान के लिए अकाबा प्रोसेस को थोड़ा सा बताइए। भारत की किस तरह से इसमें सहयोग रहा है और क्या है दरअसल ये प्रोसेस उस पर्टिकुलर एरिया की जब हम बात करते हैं तब? अकाबा जब हम एक पोर्ट सिटी के रूप में देखते हैं तो अकाबा प्रोसेस की तरफ जब जाते हैं तो संदेश भिन्न हो जाता है। तो अकाबा
जॉर्डन की एक बहुत प्रमुख पोर्ट सिटी के रूप में और जिस तरह का उसका एक व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व रहा, लेकिन अकाबा प्रोसेस जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से जॉर्डन के जो राजा हैं उन्होंने 2015 में ये प्रोसेस की शुरुआत की थी और इसके माध्यम से किस तरह से देशों के बीच में, संगठनों के बीच में और विशेषकर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में किस तरह के इनिशिएटिव्स किए जा सके, जिसके माध्यम से जो तमाम आतंकवादी संगठन है जिस तरह से पल्लवित पोषित होते हैं तो उनकी फंडिंग से लेकर के उनकी ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की विशेष करके हम बात देखते हैं जो इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको रोकने के लिए अकाबा पीस प्रोसेस की शुरुआत जॉर्डन में की गई और भारत जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत इसका सहयोगी देश है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तकनीक, नियमन और देशों के पारस्परिक सहयोग के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाने की बात करता है, यहाँ ये प्रोसेस हमें बहुत कारगर दिखाई पड़ती है। निश्चित तौर पर ये जो प्रोसेस है वो बहुत कारगर दिखाई पड़ता है और अगर हम इसकी बात करें, इस प्रोसेस की बात करें तो जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया मैडम, निश्चित तौर पर ये इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम भारत जॉर्डन दोस्ती की बात करते हैं तो कहते हैं कि फ्रेंडशिप मीन्स बिजनेस और भारत और जॉर्डन के बीच जो आर्थिक संबंध है उनकी भी बात करेंगे। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो यह समझने की जरूरत है 2.8 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है दोनों देशों के बीच में। द्विपक्षीय व्यापार 2.8 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर के बीच में जिसको कहा जाता है। जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी का संयुक्त उद्यम है, तो फर्टिलाइजर कम से कम 40% फर्टिलाइजर भारत आता है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 860 मिलियन डॉलर का संयुक्त निवेश है, एक जॉइंट वेंचर इफ्को और जो जॉर्डन की कंपनी है उसने मिलकर बनाया है। जेपीएमसी और इफ्को के बीच में ये रणनीतिक साझेदारी है और इन्होंने 860 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है। QIZ में भारतीय परिधान कंपनियां हैं जो तमाम कम से कम 500 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो दरअसल 500 मिलियन डॉलर का निवेश है उनका, जो परिधान कंपनियां हैं उनका, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं भारत और जॉर्डन के बीच के व्यापार की। जब हम बात करते हैं जॉर्डन भारत का उर्वरक का प्रमुख आपूर्ति करता है, जैसा कि हमने कहा कि 40% उर्वरक लगभग जॉर्डन से आपूर्त होता है। फॉस्फेट्स और पोटाश का प्रमुख स्रोत जो है देश वो जॉर्डन है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये इस लिहाज से। और इसके साथ ही साथ हम जिस तरह से हमने आपको बताया था जब आईमेक की बात की थी और जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसमें जो आर्थिक जो गलियारा है उसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था कि जॉर्डन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि रेल रूट से एक बार आप जॉर्डन तक पहुंचते हैं यूएई से और उसके बाद आगे फिर किस तरह से सामान को, और खासतौर पर भारत इसका एक प्रमुख लाभान्वित होने वाले देशों में से रहेगा। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस चर्चा को, इस एक्सप्लेनर को और भारत और जॉर्डन के बीच संबंधों को आगे भी जारी रखेंगे। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जॉर्डन में पीएम मोदी, साझेदारी का एक नया दौर, किस तरह से विभिन्न पहलू जो हैं वो भारत और जॉर्डन के रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं, लगातार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर बात हुई अभी निवेश की, व्यापारिक संबंधों की, आर्थिक साझेदारी की। चक्रवर्ती सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर हम भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की बात करते हैं, करीबन 2.8 अरब डॉलर के जिस व्यापार की हम बात कर रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कैसे ये यात्रा, इस व्यापार की अगर हम आंकड़े की बात करें तो एक बड़ा छलांग हम यहाँ पर लगा सकते हैं, मेक इन इंडिया को पुश कर सकते हैं, और कैसे जॉर्डन एक गेटवे बन सकता है भारत के लिए नए बाजारों को खोलने की अगर हम बात करें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो आंकड़े हम
डिस्कस कर रहे हैं 2.8 बिलियन डॉलर्स, ये कोई खास ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां से अगर आप देखें यूएई के साथ हमारा ट्रेड 100 बिलियन से ज्यादा है, क्योंकि यूएई एक आंथ्रोपो सिटी है, हमारा माल वहां जाता है, फिर वहां से आगे भी जाता है, इसीलिए क्योंकि यूएई तो 100 बिलियन इंडियन गुड्स कंज्यूम नहीं कर पाएगा, वो छोटा सा मुल्क है। सिंगापुर जैसे है, आंथ्रोपो सिटीज बोलते हैं मैंने, क्योंकि ये लोग री एक्सपोर्ट सेंटर्स हैं। तो मुझे लगता है जॉर्डन भी इसका एक री एक्सपोर्ट सेंटर बन सकता है, और हमारा एक्वाबा पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी तो है ही, उसको भी अगर बढ़ावा मिले, वहां पे हमारे बड़े बड़े जहाज अगर गए या जो हमारा सामान वहां से एंटर करेगा, तो वो आगे हम सीरिया, इराक, लेबनान वहां पे हम भेज सकेंगे। तो मुझे तो लगता है कि जो आईमेक का कॉरिडोर हमने पहले मैप में देखा है, मुझे लगता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर उसके साथ जुड़ जाएगा। और इसीलिए जैसे मैंने कहा पहले भी कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। अगर हम जॉर्डन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो वहाँ की जो प्रोडक्शन जो है वो फिर आगे वहाँ पे इजीली जा सकेगा, दूसरे देशों में वहाँ से एक्सपोर्ट हो सकेगा, तो हमारे इन्वेस्टर्स को उसमें फायदा होगा, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो वहां जाएंगे वो भी आगे जा सकते हैं थ्रू इंटरमीडियरी ट्रेडिंग जो होता है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से हम लोग अगर देखें इसको, तो अल्टीमेटली ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो, और देखिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब होता है तो स्टेबिलिटी आती है, लोगों की खुशहाली बढ़ती है, तो लोग दूसरी तरफ नहीं देखते हैं, दूसरी तरफ नहीं झुकते हैं। कुछ तो आइडियोलॉजिकल चीजें हैं जो टेररिज्म में हैं, बट बाय एंड लार्ज जो है अगर प्रॉस्पेरिटी हो तो लोग खुश रहते हैं, तो ये भी एक मकसद हो सकता है। तो और मैं एक और बात जोड़ूंगा इसके साथ कि वहां पे जो मार्केट है वो काफी वहां पे इंपोर्ट्स होती है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शंस वगैरह उतनी नहीं है, इसीलिए भारत को उस मार्केट की जरूरत भी है, और भारत को उस मार्केट को दोबारा इस तरह से अभी हम देख रहे हैं उसका विस्तार करके हमारे एक्सपोर्ट्स का, उस मार्केट का हम फायदा उठा सकते। जी, तो प्रोफेसर अंशु जोशी, बिल्कुल उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो एम्बेसडर चक्रवर्ती ने कहा है, हम भारत यूएस के बीच में जो आप देख रहे हैं कि टैरिफ जैसी एक समस्या सामने आ रही, भारत बहुत सारे पार्टनर्स भी तलाश रहा है, और ऐसे देश जो जिसको कहते हैं जहां सैचुरेटेड नहीं है हम, और बहुत सारा अवसर है, जॉर्डन उनमें से एक है। तो कैसे आप इसमें देखती हैं, खासतौर पर जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको बढ़ाने के साथ साथ जब ऊर्जा जरूरतों की भी बात करते हैं, उस विशेष संदर्भ में भी जॉर्डन का महत्व हो जाता है? निश्चित तौर पर जब हम भारत की ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से देखें तो पूरे खाड़ी देशों की जब हम तरफ नजर डालते हैं तो बहुत बड़ा महत्व है, और यहीं पर आकर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का भी जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। हम चर्चा कर रहे थे निखिल, तो यदि हम जॉर्डन की तरफ जाएं तो जिस तरह का व्यापार अभी हमारा है 2.8 बिलियन यूएसडी का जो आंकड़ा है, ये बहुत छोटा आंकड़ा है, तो इसको हमको डाइवर्सिफाई करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है। और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये अभी तक जो हम भेज रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल के पार्ट्स भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी भेज रहे हैं, केमिकल्स भेज रहे हैं, और वहां पर जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का जॉर्डन की सरकार के साथ में। और यदि हम इंपोर्ट्स की ओर देखें तो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, फॉस्फेट्स आ रहे हैं, और ऑयल एंड गैस की दृष्टि से देखते हैं तो फिर हमारी एक निर्भरता है इस पूरे क्षेत्र के, एक अकेले जॉर्डन की और की तरफ मैं बात नहीं ले जाऊंगी। तो अब जब ट्रंप के टैरिफ लगे तो उसके बाद के काल में, और आपको याद होगा मैं इसमें चीन का भी एक उदाहरण जोड़ दूं, चीन ने जिस तरह से फर्टिलाइजर्स की सप्लाई हमें रोकी थी, तो उस दृष्टि से भारत ने कुछ ऐसे देशों को जो सहयोगी की भूमिका में पहले से हैं, वहां पर अभी अनटैप्ड हमको एक पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि जॉर्डन। यहाँ पर व्यापार का जो आंकड़ा है वो कम है और इसको हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ जॉर्डन के साथ हम किस प्रकार की व्यापार के क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से बातचीत होती है और क्या हमारे सामने रिजल्ट्स आते हैं, और ये फिर क्षेत्रीय स्तर पर भी यदि मैं ले जाऊं तो आप देखिए कि एक व्यापार का जो आंकड़ा है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की दृष्टि से हम जो कुछ अब अपने मार्केट को एक्सप्लोर करें जॉर्डन के, हम यहाँ से क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी
एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति हमारी डायस्पोरा की है जी। और तमाम खाड़ी देशों की ओर आप यदि नजर डालें तो 90 लाख का सुदृढ़ डायस्पोरा इस पूरे क्षेत्र में है और ये 60 बिलियन यूएसडी जो है रेमिटेंस हमें भेजता है जी। तो भारत के पास एक बहुत सशक्त डीपीआई भी है। तो डीपीआई का जो एक क्षेत्र है या डिजिटाइजेशन का जो एक क्षेत्र है वो भी तकनीक का जो ये पूरा एक ओवरऑल क्षेत्र है वो भी एक बहुत बड़ा संभावनाओं का द्वार है। और जॉर्डन जैसे तमाम जो देश हैं वहां पर भारत तकनीक की दृष्टि से कैसे कोलैबोरेट कर सकता है, क्या सहायता कर सकता है, तो उधर से फिर हम इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जॉर्डन की ओर देख सकते हैं। और यहाँ हमारे पास तकनीकी कौशल है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भी बहुत सारी संभावना है, इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो कैसे कूटनीति और विकास एक साथ चल सकते हैं, इसका सशक्त उदाहरण यहाँ पर पेश करते नजर आती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा। एम्बेसडर चक्रवर्ती, यहाँ पर बदलती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अगर हम जिक्र करें, कैसे आपको लगता है भारत और जॉर्डन व्यापार को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन भविष्य सुरक्षित इसे कैसे माना जाए और कैसे जॉर्डन भारत के लिए अगर हम बात करें, एक पश्चिम एशिया में एक नए निर्यात कॉरिडोर की भूमिका भी निभाने में अहम हो सकता है? ये चर्चा हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक्वाबा जो पोर्ट है उसमें हम लोग वहां से कनेक्टिविटी जो है आईमेक को दे सकते हैं, बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो ट्रेड है उसको बढ़ा सकते हैं, मार्केट को विस्तार कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं, ये सब उद्देश्य हैं, पर इसके लिए हमें फिर शिपिंग अरेंजमेंट्स, बाकी जितने भी फैसिलिटेशन मेजर्स हैं वो हम कर सकते हैं। इसमें हम किसी तरह के एमओयूज को भी उम्मीद कर सकते हैं, जो कि आज भारत मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें भी हमें कुछ एक एडवांटेज मिल सकता है यहाँ पे? बिल्कुल, ये सब जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ बनाएं फिर वहाँ एक्सपोर्ट करें या वहाँ बनाएं वहाँ से फिर आगे एक्सपोर्ट करें, ये सब भारत के लिए सारे ही फायदेमंद है। इसलिए ये सारी चीजें जो है, जो मार्केट का विस्तार है या एक्सपोर्ट बढ़ाना है या जो इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजबूत करना है, ये सब वही एक उद्देश्य है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बढ़े, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, क्योंकि भारत के ऊपर अभी हमारे एक्सपोर्ट्स पे धक्का लगा और हमारे एक्सपोर्ट्स वहां कम हुए, तो हमें दूसरे मार्केट देखने पड़ेंगे। इसीलिए भारत अभी एफटीए की तरफ बढ़ रहा है। इधर मेक्सिको ने भी अचानक 50% टैरिफ लगा दिया है, तो वहां भी भारत के एक्सपोर्ट्स जो हैं जी बिल्कुल, तो भारतीय एमएसएमईज की बात करें तो बिल्कुल जॉर्डन में एक नया एंट्री गेटवे हम यहाँ बना सकते हैं, मार्केट ढूंढने पड़े। जी जी बिल्कुल। और प्रोफेसर अंशु जोशी, जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं और इस पूरे एरिया की बात करते हैं, थोड़े समय पहले ये बिल्कुल एक वॉर जोन में था और ऐसे में भारत की यहाँ पर लगातार अगर जिस तरह से जॉर्डन की यात्रा हो रही है, भारत की बढ़ती हुई भूमिका कैसे इस चीज का आकलन करेंगे इस क्षेत्र में? पश्चिमी एशिया की ओर यदि हम नजर डालें, जिसे पश्चिम में मिडिल ईस्ट क्षेत्र कहा जाता है, तो भारत के साथ बहुत लंबे समय के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमने यहाँ पर एक बहुत कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन देखी, हम लगातार देख रहे हैं। इजराइल पैलेस्टीन के बीच भी शांति बहाली की बात जिस प्रकार से भारत कर रहा है और जिस तरह से 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भारत करता है, जहां एक और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो मुखर होकर इजराइल के साथ खड़ा है, तो दूसरी ओर भारत की विदेश नीति पैलेस्टीन को भी एक्नॉलेजमेंट देती है। और इसी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात जॉर्डन भी करता है। और जो अकाबा पीस प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, उसमें किस तरह से गाजा पट्टी में विशेष करके शांति बहाल हो, कैसे दोनों देश वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड्स की ओर भी अपना एक कंट्रीब्यूशन करते हैं। और जो ये 2 स्टेट सोल्यूशन की बात आती है, यहाँ पर अकाबा पीस प्रोसेस में इसका मेंशन है, जॉर्डन भारत का एक सहयोगी देश है। तो इस पूरे यदि हम क्षेत्र की ओर देखें तो संभावनाएं अपार हैं। लेकिन एक और बिंदु ये है कि इस क्षेत्र के जो देश हैं वो अब सिर्फ ऊर्जा, जो ऑयल एंड गैस के बाजार के माध्यम से पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी एक प्रेजेंस बनाई, या उनकी जो इकोनॉमी निर्भर करती है ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स पे, वो उससे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियां हैं, भारत जिस तरह से अपनी आउटरीच को डाइवर्सिफाई कर रहा है सामरिक दृष्टि से भी और
इकोनॉमिक दृष्टि से भी, तो वहां पर इस पूरे क्षेत्र में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो एक पूरे वैश्विक यदि हम ऑर्डर की ओर देखें तो निखिल हम इसको बदलते हुए देख रहे हैं, और इस बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में बात हो रही है कि मल्टीलेटरलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे जो अलग अलग रीजनल हब्स के माध्यम से या इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से मिनीलेटरल्स और मल्टीलेटरल्स इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ाए जा सकें। तो यहाँ पर पश्चिम एशिया के देशों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और जैसे हम जीसीसी की बात कर रहे थे, तो इसमें हालांकि जॉर्डन, ओमान एक फुल मेंबर है, जॉर्डन एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक मेंबर है इसका। तो वहां पर फिर जॉर्डन जिस तरह से नीतिगत स्तर पर भारत के साथ जुड़ा हुआ है, वहां मैंने पहले भी कहा कि वहां वो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। तो मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से, एसडीजीज में कंट्रीब्यूशन देने की दृष्टि से, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने की दृष्टि से, और वैश्विक शांति की ओर हम कैसे आगे बढ़े, यहाँ कैसे संघर्षों का अंत हो, यहाँ भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन पहुंच चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की 2 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन पहुंचे हैं और सबसे विशेष बात है कि जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन उनको रिसीव करने के लिए वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री को बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जिस तरह से एक कोई विशेष मेहमान रहता है उस तरह का सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बेहद खास बहुत ही उनका अभिनंदन किया गया, जहां पर जॉर्डन के उनके समकक्ष जफर हसन हवाई अड्डे पर पहुंचे उनकी अगवानी करने और जॉर्डन के पीएम के साथ वहां के औद्योगिक मामलों के मंत्री, अम्मान के मेयर, अम्मान के गवर्नर और मेट्रोपॉलिटन सुरक्षा विभाग के निदेशक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बीते 37 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन की ये पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश कूटनीतिक रिश्तों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसकी तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और बहुत ही खास जेस्चर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन के लिए उनके समकक्ष जफर हसन हवाई अड्डे पर ही मौजूद थे और उन्होंने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन तो मौजूद ही थे, उसके साथ ही औद्योगिक मामलों के मंत्री, अम्मान के मेयर, अम्मान के गवर्नर और मेट्रोपॉलिटन सुरक्षा विभाग के निदेशक भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ये विशेष सम्मान प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। तो दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं, जो उनकी प्रगाढ़ता है, जो उनके संबंध हैं, उसको समझा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से, किस गर्मजोशी के साथ में और किस तहे दिल के साथ जिसको कहते हैं कि स्वागत करना, वो वहां पर साफ तौर पर देखा जाता है। जफर हसन जो कि जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद पहुंचे अम्मान हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं अम्मान से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है और इसके साथ ही साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। 75 वर्षों के ये कूटनीतिक संबंधों का दौर है और यकीनन ये यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली है। जॉर्डन के साथ भारत का रिश्ता सुरक्षा से लेकर व्यापार तक, ऊर्जा से लेकर शिक्षा तक और लोगों से लोगों के रिश्तों तक फैला हुआ है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार हम देखते हैं जो एक विदेश नीति है, जो उनकी यात्राएं हैं, वो सिर्फ प्रतिक्रियाओं तक सीमित नहीं है बल्कि एक अवसर गढ़ने की नीति भी बन चुकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा इसी बदले हुए भारत की एक तस्वीर पेश करती हुई नजर आती है। एक ऐसा भारत जो साझेदारी चाहता है, स्थिरता चाहता है, स्थिरता में विश्वास करता है और वैश्विक मंच पर भरोसेमंद भूमिका यहाँ पर निभा रहा है। जी, तो जिसको कहते हैं कि जया वेल बिगिन इज हाफ डन, ये जो स्वागत की तस्वीरें हैं ये अपने आप में दिखाती हैं कि किस तरह से आगे की जो यात्रा है वो चलने वाली है। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं और मैं एम्बेसडर प्रभु दयाल को भी देख पा रहा हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका। पूर्व राजनयिक एम्बेसडर प्रभु दयाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रभु दयाल जी, अगर आपके साथ ही हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं और इस स्वागत के साथ में ही शुरुआत करें कि जिसको कहते हैं कि इतना शानदार स्वागत, तो उम्मीद की जा रही है कि आगे की यात्रा जो प्लान की गई है उससे बेहतर ही होगी शायद। बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। मैं इंग्लिश चैनल पे था दूरदर्शन के, वहां से खाली हुआ तो आपके साथ जुड़ा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को हर देश ऐसे ही पूरे एहतराम के साथ, इज्जत के साथ उनका स्वागत करता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ग्लोबल स्टेचर है वो बहुत ऊंचा है और हर देश चाहता है कि वो वहां उनके लिए विजिट पे आए और भारत के साथ रिश्ते और मजबूत किए जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कोशिश करते हैं कि किस तरह से दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध और आगे बढ़े, क्योंकि इससे हमारी जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स तो तंदुरुस्त होती हैं, साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स भी हैं वो भी और मजबूत होती हैं।
तो जॉर्डन के साथ जो भारत के कॉन्टैक्ट्स हैं वो इस विजिट से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये दौरा है, इसके रिजल्ट्स आप देखेंगे कि बहुत फार साइटेड होंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। और ऑलरेडी जॉर्डन के साथ रिश्ते अच्छे हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेड है उनके साथ वो फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड और पोटैश का है, और हम इन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं अपनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए। और हमने एक जॉइंट वेंचर भी बनाया है इफको और वहाँ जो जॉर्डेनियन कंपनी है जो फॉस्फेट की माइनिंग करते हैं, इनके बीच में। तो हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा सकते हैं। एक जॉइंट वेंचर है, हम शायद और बढ़ा दें, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत ज्यादा है जी। इसके अलावा देखिए, हमारी इतनी अच्छी कम्युनिटी वहाँ क्यों है? क्योंकि उनको वहाँ इज्जत मिलती है और वो टेक्सटाइल सेक्टर में उन्होंने कई कंपनीज लगाई हैं। तो इन सब वजहों से जो रिश्ते हैं उनको आगे ले जाने की संभावना बहुत अच्छी है। और मेरे विचार में हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपना कीमती वक्त निकाल के जॉर्डन के दौरे पे गए हैं, वो भी यही चाहते हैं कि किस तरह से इन रिश्तों को और मजबूत किया जाए। बिल्कुल। प्रोफेसर अंशु जोशी, हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जॉर्डन के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने पहुंचे। और हमेशा हमने देखा है प्रधानमंत्री का जो व्यक्तिगत जो उनकी नीति है, जो उनकी कूटनीति है, जो उनके रिश्ते हैं तमाम शीर्ष नेतृत्व के साथ, वो भी दोनों देशों के रिश्तों को और भी प्रगाढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जो विश्वास, परस्पर साझेदारी का जो रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त दुनिया के तमाम कद्दावर नेताओं के साथ, वो भी कहीं ना कहीं झलक कर इन तस्वीरों में आता है। और यहाँ पे भी वो शुरुआत हम देख रहे हैं कि जिस भरोसे, जिस साझेदारी की बात यहाँ पर हम करते हैं, वो यहाँ पर तस्वीरों में नजर आती है साफ तौर पर। किस तरह से आप इसको देखते हैं? लगातार इस तरह की तस्वीरें हम वर्ष भर देखते रहते हैं और भारत की विदेश नीति किन ऊंचाइयों को छू रही है, किस तरह से डायनामिक होकर के हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के साथ मित्रता और जहां मित्रतापूर्ण संबंध है उनको हम स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में कैसे परिणत करें, इसके लिए प्रयास करते हैं। और फिर ओवरऑल जो एक एजेंडा है वो एक राष्ट्रीय स्तर से ऊपर उठकर साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, नॉर्थ और साउथ के बीच की खाई को पाटना, और किस तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वैश्विक स्तर पर उनको हम कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसके लिए वे मुखर होकर के काम करते हैं। किसी भी विदेश नीति के दो पिलर्स होते हैं, एक उसके जो मूलभूत तत्व होते हैं और दूसरा उसके नेता का, शासक का स्वभाव कैसा है। तो आपने जिस बिंदु से बात शुरू की, यदि आप इस स्वागत को देखें तो आपको 4 और 5 दिसंबर की मैं तारीखें याद दिला दूं जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे और किस गर्मजोशी से हमने उनका यहाँ स्वागत किया था। तो ये एक रेसिप्रोकेटिव रिलेशनशिप है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री दूसरे नेताओं के साथ, देशों के साथ में स्थापित कर पाने में सफल रहे हैं। और वो जिस सहजता के साथ जो भी एक वैश्विक कल्याण का मंत्र होता है या कोई सिद्धांत होता है या कोई बात होती है तो बड़ी सरलता से इन तमाम नेताओं के साथ कर भी पाते हैं। यहाँ पर भी आपको इन तस्वीरों में भी देखिए कि वो आपको कंफर्ट लेवल या वो ट्रस्ट जो है वो साफ साफ दिखाई देता है। जिस तरह की मुस्कुराहटें आप देखते हैं होस्ट नेशंस के जो लीडर्स होते हैं वो जिस तरह से वेलकम करने आते हैं हमारे प्रधानमंत्री को, तो वो एक विश्वास साफ दिखाई पड़ता है। जिस तरह से हैंडशेक हो रहा था तो वो हैंडशेक किस तरह से हो रहा था उसके अपने भी गर्मजोशी के साथ में जी तो उसके भी कुछ कूटनीतिक मायने होते हैं और फिर उससे हम काफी कुछ आगे अंदाज लगा सकते हैं कि इसके आउटकम क्या होंगे। और वो आउटकम फिर दोनों ही देशों के न सिर्फ द्विपक्षीय संबंध बेहतर होते हैं, वैश्विक स्तर पर भी हमको कुछ पॉजिटिव आउटकम्स, यदि हम किसी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ रहे हैं तो फिर वहां पर हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। जी, इसीलिए कहा कि वेल बिगिन इज हाफ डन। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक शुरुआत अच्छी हुई है और हमेशा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी वो किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि विकास भी इसकी अहम कड़ी होती है। और यहाँ पर किस तरह से विकास बढ़ सकता है, वैसे बढ़ सकता है, बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी और पर्यटन इस यात्रा की भी अहम कड़ी है। कैसे पर्यटन एवं आवागमन को लेकर यहाँ पर प्रोत्साहन देता हुआ नजर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। और इसका सबसे अहम कड़ी है कि अम्मान और मुंबई के बीच अब सीधी उड़ानों को लेकर
लेकर लगातार यहाँ पर चर्चा हो रही है, क्योंकि जब सीधी उड़ान होगी तभी तो यहाँ पर भी जो कनेक्टिविटी है और बढ़ेगी। नई दिल्ली तक इस कनेक्टिविटी विस्तार की योजना यहाँ पर है, कैसे और भी ज्यादा जो आवागमन है भारत और जॉर्डन के बीच वो आसान हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। और भारतीय पर्यटकों को यहाँ पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा की बात हो रही है, कैसे उन्हें वीजा ऑन अराइवल दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपका वीजा प्रोसेस आसान होता है तो वो भी बहुत ही अहम होता है। और यहाँ पर भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा भी शुरू करने की बात हुई है। यकीनन ये बेहद अहम है कि कैसे दो देशों के बीच जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, कैसे हम और बेहतर तरीके से अपने व्यापार को, निवेश को और बढ़ा सकते हैं, ये बहुत अहम है। तो यहाँ पर इन तमाम पहलुओं पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि डेड सी जो है वो एक बहुत ही बड़ा पर्यटन का केंद्र है जॉर्डन में। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समुद्र है जिसकी कहानी है जिसमें कोई भी मछली नहीं है। जी हाँ, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, क्योंकि बात उस समुद्र की हो रही है जिसे दुनिया में मृत सागर यानी कि डेड सी के नाम से जाना जाता है। और ये डेड सी को देखने के लिए करोड़ों जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं जॉर्डन में। जॉर्डन से डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने इस पर खास कवरेज की है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जॉर्डन में समुद्र की ओर एक खिड़की खुलती है, यानी कहें तो एक क्लेफ्ट है। मैं इस वक्त डेड सी के मुहाने पर हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दूर दूर तक फैला नीला समंदर। ये जो डेड सी है वो पूरी दुनिया में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ये बिलो सी लेवल है, यानी कि ये दुनिया की सबसे नीची जगहों में इसका शुमार होता है। ये जगह विशेष तौर पर अपने प्राकृतिक चमत्कार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये जो आप देख रहे हैं सफेद चट्टानें, ये दरअसल नमक से बनी है और यही वजह है कि इसके अंदर कोई मरीन लाइफ नहीं है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस नमक और इसकी मिट्टी में ऐसी मेडिसिनल वैल्यूज हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग आते हैं यहाँ पर। मृत सागर यानी डेड सी जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक से लगा हुआ है और यह जॉर्डन की रिफ्ट वैली में स्थित है। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, जॉर्डन। तो ये है डेड सी, जिसको देखने के लिए करोड़ों लोग पहुंचते हैं। यकीनन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसका पर्यटन अहम कड़ी है। और लगातार कैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आर्थिक क्षेत्र के आर्थिक पहलू को और भी बढ़ाते हुए यहाँ पर भारत और जॉर्डन के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रभु दयाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु दयाल जी, आपके पास आते हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर बहुत जोर है। आज भारत परंपरागत बाजारों को छोड़ नए बाजारों की तलाश कर रहा है। किस तरह से देखते हैं, अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें, कनेक्टिविटी की बात करें तो कैसे भारत और जॉर्डन और करीब आते हुए आपको नजर आते हैं? देखिए, आईएमएक कॉरिडोर जो बन रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जॉर्डन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जो भारत और यूरोप के बीच में कॉरिडोर होगा वो जॉर्डन के थ्रू जाएगा और इससे उनके बहुत ट्रांजिट इनकम होगी, कई तरह से उनके फायदे होंगे। लेकिन जो उस रीजन में सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से कुछ देरी आ रही है आईएमएक कॉरिडोर बनने में, क्योंकि जब तक जो सिक्योरिटी सिचुएशन उस रीजन में ठीक नहीं होती तो इस कॉरिडोर पे काम होना आगे जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग साइटेड बात करें, फार टर्म में, नॉट नियर टर्म, फार टर्म में जरूर ये कॉरिडोर बनेगा और जॉर्डन और इंडिया के बीच कनेक्टिविटी में कुछ इजाफा होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट, जिसका आदर किया जाता है कई वजहों से। एक तो देखिए, हम दूसरे देशों का हमेशा फायदा कराते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस रिश्ते में हमारा क्या फायदा होना है। हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरे देशों के साथ दोस्ती हो ताकि हमें भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो। वी रिगार्ड द वर्ल्ड वन फैमिली। हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, हमारा फ्यूचर भी एक है। तो मेरे विचार में
ये बात दूसरे देशों को भी अब समझ में आ रही है, और इसी वजह से ये वेस्ट एशिया का जो पूरा रीजन है, इसके सब देश जो है वो भारत के साथ रिश्ते और अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कुछ रुकावटें होती हैं। कैसे रिश्ते बढ़ेंगे आगे अगर वहाँ स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है अभी। लेकिन जैसा मैंने कहा, लॉन्ग टर्म में ये रिलेशंस और आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं कई कंट्रीज के साथ, वो सिर्फ इकोनॉमिक है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है ऑयल की। ये कंट्रीज हमको ऑयल सप्लाई करती हैं, फॉस्फेट और हमारे फर्टिलाइजर के लिए जॉर्डन जैसी कंट्री सप्लाई करती है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये रिश्ते, और एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप को सिक्योरिटी रिलेशनशिप में, सिक्योरिटी पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदला जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भारत के जो पार्टनरशिप्स हैं वो लॉन्ग टर्म की हो और सिक्योरिटी मैटर्स में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशनशिप ही काफी नहीं होती, सिक्योरिटी एस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है। और इन सब देशों के साथ, जॉर्डन के साथ भी, जॉर्डन के साथ हमारी सिक्योरिटी मामलों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है, और इस बात से भी हमें नजदीकी आ रही है। तो आगे देखना है कि इस विजिट के क्या नतीजे होते हैं। लेकिन मेरे विचार में इसके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, इसके नतीजे बहुत फायदेमंद होंगे दोनों देशों के लिए। जी, प्रोफेसर अंशु जोशी, जिस बात को एम्बेसडर प्रभु दयाल ने जहां छोड़ा है, अगर उसी से एक स्टेप और फर्दर, जब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक कॉपरेशन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदला जाए, ये एक शायद गोल हो सकता है दोनों देशों के बीच में। इस यात्रा के विशेष संदर्भ में आप कैसे इसको एक स्टेप फर्दर बढ़ते हुए देख रही हैं? जब हम भारत और जॉर्डन के संबंधों की बात कर रहे हैं निखिल, तो हमने लगातार इस बात पर चर्चा की कि कैसे भारत की विदेश नीति और भारत के जिस प्रकार का एक दर्शन है, या भारत वैश्विक राजनीति में जिस तरह से पार्टिसिपेट करता है, वहां पर जॉर्डन एक सहयोगी देश की भूमिका निभाता आया है। तो जब दो देशों के बीच का इस प्रकार का भरोसा होता है, ट्रस्टेड जब रिलेशनशिप होती है, तो बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो कॉमन इंटरेस्ट्स के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक स्पेशल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे हम देखते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, या हम जब सामरिक संबंधों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका एक रक्षा सहयोग की बात आ जाती है, ऊर्जा सहयोग की बात आती है। आपके आज की दुनिया में जो हम रह रहे हैं, उसमें तकनीक की दृष्टि से भी आपका तकनीक के क्षेत्र में किस प्रकार का सहयोग है, इसकी भी बात आ जाती है। अब इस तकनीक के क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी बातें हो सकती है, स्पेस कोलैबोरेशन से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो जॉर्डन के साथ हम तय कर सकते हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है, जो हम एक सामरिक क्षेत्र या रक्षा के क्षेत्र से नहीं, हम सांस्कृतिक टेंजेंट से लेकर के आते हैं, और वो है हमारे सांस्कृतिक संबंध। पर इन्हीं सांस्कृतिक संबंधों की नींव पर भरोसे की वो इमारत खड़ी होती है, जिसमें फिर आप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सांस्कृतिक संबंधों की नींव पर हमारी भरोसे की इमारत है जॉर्डन और भारत संबंधों की। और यदि आप देखें तो इसको रणनीतिक साझेदारी में बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको हमें बल्कि लेके जाना चाहिए। और विशेषकर जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में हम किस तरह से आगे जा सकते हैं, इसकी बात मुझे लगता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट में होगी भी। मुझे ऐसी उम्मीद है। जी। प्रोफेसर एम्बेसडर प्रभु दयाल, अगर हम जब बात जॉर्डन की करते हैं, हम ये जानते हैं कि उसका जो अपना ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है, या जो उसका अपना विदेश नीति है, हम देखते हैं कि वो जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके साथ में भी वो मैत्रीपूर्ण संबंध है, और उसके साथ ही साथ इजराइल और फिलिस्तीन के साथ भी कई बार आप देखते हैं कि वो ट्रांजिट का भी काम करता है इन देशों के लिए। तो ऐसे में भारत की वहां पर उपस्थिति कैसे कूटनीतिक तौर पर भारत की को और सशक्त करेगा इन देशों के बीच में, जब एक तरह से भारत आज के समय में अगुवा की भूमिका निभा रहा है? देखिए, जॉर्डन की फॉरेन पॉलिसी बहुत बैलेंस्ड है जी। वो बहुत एक क्रिटिकल एरिया में सिचुएटेड, देखिए वहां लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, लेकिन जॉर्डन की पॉलिसी ऐसी है कि वो उसको इस मुश्किल दौर से बड़ी सावधानी से आगे निकाल लेती है, और जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो जॉर्डन को नहीं इम्पैक्ट करता है। जॉर्डन एक बहुत प्रैक्टिकल पॉलिसी फॉलो करता है,
जिससे कोशिश की जाती है कि लड़ाई जो हो रही है उसके पड़ोस में वो खत्म हो, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। और जॉर्डन समझता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी है कि बैलेंस्ड है, वो किसी का साइड नहीं लेती। और हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश करते हैं कि जैसे लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है उसमें समझाया जाए कि वर्ल्ड इज वन फैमिली और आप लोग इस तरह से लड़ाई मत कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल की लीडरशिप को भी ये बार बार कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल पैलेस्टाइन का, ये तभी सॉल्व होगा पूरी तरह से जब 2 स्टेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जॉर्डन भी चाहता है कि पैलेस्टीनियन स्टेट बने। देखिए, जो आपने जिक्र किया था टूरिज्म इंडस्ट्री का, जॉर्डन के लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कंट्री किसी भी बायलैटरल रिलेशनशिप में ये देखता है कि हमें क्या फायदा होगा। तो हमसे उनको फॉस्फेट सेक्टर में फायदा हो रहा है क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट्स होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं। हमने जॉइंट वेंचर लगाया है जॉर्डन के साथ फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए। इसके अलावा हम उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। टेक्सटाइल में हमारी कंपनीज ने जॉइंट वेंचर्स लगाए। लेकिन जॉर्डन के लिए एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट एरिया है टूरिज्म का। वहाँ जो ये टूरिस्ट साइट्स हैं ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इंडिया से पूरी तरह से अभी शायद टूरिस्ट नहीं गए हैं। और जॉर्डन की भरपूर कोशिश है कि किस तरह से वो इंडिया से टूरिस्ट और अट्रैक्ट करे। इसीलिए उसने ई वीज़ाज या वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलियत दी है। इसके अलावा डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई है। तो इनसे ज़रूर इंडियन टूरिस्ट को इंकरेजमेंट होगा, उनके लिए सहूलियतें होंगी कि वो जॉर्डन जाएं और वहाँ पर जो उनके टूरिस्ट साइट्स हैं वो देखें। तो उससे जॉर्डन की तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो पीपल टू पीपल रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। जब पीपल टू पीपल रिलेशंस अच्छे होते हैं तो बायलैटरल रिलेशंस भी और अच्छे होते हैं। तो इससे दोनों देशों का बहुत फायदा होना है कि किस तरह से अगर ये पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। और मेरे विचार में प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो विजिट है इससे इन सब कोशिशों में बहुत इजाफा होगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट से तमाम जो इसके गैमेट्स हैं इस यात्रा के उन सब क्षेत्रों में इजाफा होगा। और जब हम बात करते हैं भारत और जॉर्डन के बीच सहयोग की, तो रक्षा सहयोग एक बड़ा मायने रखता है। रक्षा सहयोग की बात करें 2018 में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों के बीच पे हस्ताक्षर हुए हैं। और इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय अस्थिरता पर साझा चिंताएं हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जैसा आपने देखा कि कुछ समय पहले तक युद्धग्रस्त था, तो जो क्षेत्रीय अस्थिरता है उस पर दोनों देशों ने चिंता अपनी व्यक्त की है, साझा है ये चिंताएं। और उसको किस तरह से इस पर कम आउट किया जा सकता है, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर लगातार भारत और जॉर्डन बातचीत करते रहे हैं। आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा दोनों देशों के बीच में लगातार रही है कि किस तरह से आतंकवाद से मिलकर लड़ना है। भारत न सिर्फ आतंकवाद का एक शिकार रहा है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अगुवा की भी भूमिका रही है। तो आतंकवाद विरोधी जो तमाम स्ट्रेटजीज हैं उस पर चर्चा दोनों देशों के बीच हुई है, सहयोग भी हुआ है, शांति प्रक्रियाओं को समर्थन दिया है दोनों ही देशों ने। जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जॉर्डन की जो विदेश नीति है वो सबको साथ में लेकर चलने वाली है और भारत भी वसुधैव कुटुंबकम की रणनीति की भारत उस मंत्र का पालन करने वाला है। तो यहां पर शांति प्रक्रियाओं को दोनों ही देश समर्थन देते हैं। इसके साथ ही साथ गाजा पुनर्निर्माण पर विमर्श दोनों देशों के बीच में हुआ है, क्योंकि गाजा में जिस तरह से नुकसान पहुंचा है युद्ध के दौरान, उस पर गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर के दोनों देशों के बीच चिंता भी रही है, विमर्श भी हुआ है, विचार भी हुआ है कि किस तरह से उस पुनर्निर्माण पर आगे बढ़ा जाएगा। क्षेत्रीय शांति के लिए समन्वय भी दोनों देशों के बीच में रहा है कि कैसे जो क्षेत्रीय स्थिरता और शांति है उसको बनाया जाए ताकि जो आम लोग हैं वो प्रगति कर सकें, विकास की ओर जो पूरा एरिया है, जो पूरा क्षेत्र है वो आगे बढ़ सके। और भारत की भी ये चिंता रही है कि किस तरह से ये जो पूरा जो क्षेत्र है उसको आगे विकास के रास्ते पर ले जाया जाए। और इस पर दोनों देशों ने मिलकर तमाम सारी अपनी चिंताएं भी व्यक्त की हैं और उस पर अपने साझा जिसको कहना चाहिए कि विचार भी किया है।
तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के और क्या मायने हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा की। जॉर्डन में पीएम मोदी साझेदारी का नया दौर। जी हां, 75 वर्षों का राजनयिक संबंध पूर्ण हो रहा है भारत और जॉर्डन के बीच में, और साझेदारी के एक नए दौर की तरफ, मित्रता और सहयोग के एक नए दौर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जॉर्डन पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था। इसके साथ ही साथ इस पूरी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, प्रोफेसर अंशु जोशी और एम्बेसडर प्रभु दयाल जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर प्रभु दयाल, जब हम भारत की, जिसमें कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान करता हुआ दिखता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जॉर्डन यात्रा, अभी कुछ समय पहले ही वो क्षेत्र युद्धग्रस्त था, वहां पर प्रधानमंत्री का पहुंचना, किस तरह से आप इस आउटरीच को देखते हैं, और भारत जब वैश्विक नेतृत्व की बात हम जब करते हैं तो इस लिहाज से कैसे देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे विश्व में सम्मान दिया जाता है, और वो एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी परस्यू करते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव, डायनामिक और प्रैग्मेटिक है। और ये फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य होता है कि किस तरह से भारत का जो ग्लोबल स्टेचर है उसको और ऊपर उठाएं, और भारत के जो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उनको बढ़ावा मिले। तो ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, इसको हम कह सकते हैं मोदी डॉक्ट्रिन, और ये एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक विजिट से जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ पर्सनल रैपो हो, पर्सनल दोस्ती हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, उसको आगे बढ़ाने में हमें फायदा हो और दूसरे देश को भी फायदा हो। तो हम ये देखते हैं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितने देशों के दौरे करते हैं और वहां पर उनको सम्मान मिलता है, और साथ ही साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होती है वहां के हाई लेवल लीडरशिप के साथ, जिससे जो बायलैटरल रिलेशनशिप भी आगे बढ़ती है। जब अच्छी रिलेशनशिप है टॉप लेवल पे, तब हमेशा हम ये देखेंगे कि पूरी बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छी होती जाती है। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के 2 महत्वपूर्ण अंश हैं। एक तो है लिंक वेस्ट पॉलिसी, जिसका उद्देश्य है वेस्ट एशिया के साथ जो एंगेजमेंट है उसको और गहरा करने, और दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कहते हैं अफ्रीका इनिशिएटिव, जिससे हमारी कोशिश होती है कि कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीफेसेटेड फॉरेन पॉलिसी जो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हम वो परसू करें, उनके साथ रिश्ते अच्छे हों। तो ये जो 3 देशों का दौरा है,
जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे जॉर्डन, इथियोपिया और साथ साथ ओमान। ये इन दोनों पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स का नतीजा है। एक तो जैसे मैंने कहा लिंक वेस्ट और दूसरा अफ्रीका इनिशिएटिव। और इन सब से वैसे ही फायदे होंगे जैसे प्रधानमंत्री के दूसरे वेस्ट एशियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो विजिट्स हुई हैं उनके हुए। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी हुई है, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है बहुत ऊपर गई। देखिए ये बड़े ताज्जुब की बात है कि 37 साल बाद एक प्राइम मिनिस्टर लेवल बायलैटरल विजिट हो रही है। हालांकि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी एक ट्रांजिट विजिट पे गए थे, क्योंकि पैलेस्टीन के दौरे पर जब वो गए तो जॉर्डन के थ्रू उन्होंने ट्रांजिट किया, लेकिन जॉर्डन ने तब भी पूरे उनको ऑनर्स दिए थे। और अब तो भाई वो बायलैटरल विजिट पे है तो हमें कोई इसमें ये नहीं आश्चर्य होना चाहिए कि कैसे इतना प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मान दिया जा रहा है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जॉर्डन के एयरपोर्ट आए लेने। हर जगह प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसा ही सम्मान मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस शांति और स्थिरता की बात करते हैं लगातार प्रधानमंत्री भी उसी के पक्षधर और भारत भी उसी का पक्षधर साफ तौर पर नजर आता है। प्रोफेसर जोशी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम मिडिल ईस्ट बैलेंसिंग डिप्लोमेसी को लेकर आगे चल रहा है भारत, क्या ये यात्रा उसके तौर पर भी देखी जा सकती है? और भारत और जॉर्डन की जो साझेदारी है, हम कह सकते हैं दोस्ती से बढ़कर एक क्षेत्रीय स्थिरता के मॉडल के रूप में भी इसको देख सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बिंदु इस चर्चा में जोड़ा है। मैं जब भी भारत और जॉर्डन के संबंधों की बात कर रही हूँ या अपने प्रधानमंत्री की इस यात्रा की बात कर रही हूँ, तो बार बार मैं इस बात को आपके माध्यम से दर्शकों के सामने रख रही हूँ कि इस यात्रा की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हम पूरे क्षेत्रीय अभी संतुलन की स्थिति देखें तो वहां पर बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ाया हुआ है, अस्थिरता की निश्चित तौर पर वहां पर स्थिति है। पैलेस्टीन का क्या होगा ये प्रश्न चिन्ह सभी के सामने है। और जो एक पीस प्लान की बात करके युद्ध को अंत की ओर ले जाने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे थे, वहां पर कुछ इस प्रकार की बातें फंसी हुई है कि जैसे हमास से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं करेगा पैलेस्टीन की राजनीति में, लेकिन हमास ये मानने को तैयार नहीं है। इजराइल से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पैलेस्टीन को एक्नॉलेज करे, इजराइल ये मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा और विकास के लिए जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात लगातार करता चला आ रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों से और जब भी उनकी नेतान्याहू से भी बातचीत हुई है तो उन्होंने इस बात को बहुत सुदृढ़ता के साथ और सहजता के साथ कहा है कि इजराइल को पैलेस्टीन को मान्यता देनी होगी और पैलेस्टीन को अपने आप को आतंकवादी संगठनों से मुक्त रखना होगा, तो तभी इसका एक निदान हमें निकलता हुआ नजर आएगा। तो अभी जो क्षेत्रीय स्थितियां बनी हुई हैं राजनीतिक और एक पूरी सामरिक दृष्टि से, तो वहां पर भारत की जो नीति है, भारत का जो समाधान है, और हमारे प्रधानमंत्री को इसीलिए वैश्विक स्तर पर एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में जाना जाता है। तो ये जो समाधान है इसमें जॉर्डन फिर कहूंगी सहयोगी देश की भूमिका निभा रहा है। जब भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, भारत जब यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग क्षेत्रों से परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहा है, हमने मॉडल भी प्रस्तुत किया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, तो उसमें भी जॉर्डन भारत का जो मॉडल है उसका पुरजोर समर्थन करता है। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ओमान की भी यात्रा पर जाएंगे और ओमान भी इस पूरे क्षेत्र का एक दूसरा सशक्त देश है। तो कैसे इनके साथ मिलकर एक क्षेत्रीय संतुलन को बहाल करते हुए वैश्विक स्थिरता, शांति और सुरक्षा के साथ साथ विकास की बात हो सके, मुझे लगता है इस पर फोकस होगा। बिल्कुल। प्रोफेसर प्रभु दयाल जी, आपसे एम्बेसडर दयाल जी यहाँ पे महासागर को लेकर भी यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे। मार्च 2025 में जब पीएम मोदी ने महासागर को मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया, कैसे सभी क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत है जो विकास की नीति पर भरोसा रखता है, ना कि विस्तार की नीति पर। कैसे आप देखते हैं कि सागर विजन को भी एक नया विजन मिलता हुआ नजर आएगा भारत और जॉर्डन के प्रगाढ़ होते संबंधों के तहत? ये रीजन है, ये बहुत लड़ाई झगड़ों का है, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बड़ा अनस्टेबल, और भारत की ये कोशिश रहती है कि ये सागर डॉक्ट्रिन के थ्रू ये हम पूरे रीजन में पीस को किस तरह से दोबारा वापस लाए और लड़ाइयाँ खत्म करें। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम
की बात दोहराते हैं और दूसरे देशों को समझाते हैं कि वी आर वन फैमिली, आप किस लिए इस तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इजराइल पैलेस्टाइन को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी भरपूर कोशिशें लगाई कि किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म की जाए, लेकिन आपको याद होगा कि जब दुबई में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत हुई थी इजराइल के प्रेसिडेंट से, वो शायद एक कॉप कॉन्फ्रेंस के दौरान थी, तो हमारे पीएम ने क्लियरली उनसे कहा था कि आपको 2 स्टेट सोल्यूशन मान लेना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर पैलेस्टीनियंस के पास स्टेट नहीं बनेगी तो फिर वो तो लड़ाई चलती रहेगी। तो हर तरह से हमारी कोशिशें किस तरह से ये रीजन में पीस आए, और इसीलिए ये सागर डॉक्ट्रिन भी बनाई गई है। हमने इसको दुनिया को समझाने की कोशिश की है। लेकिन देखिए अब मुसीबतें अभी बहुत हैं आगे, और जैसे बात होती है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में पीस एग्रीमेंट की, अभी वो पीस बहुत फ्रेजाइल है, अभी बहुत उसके वायलेशंस होते हैं, और अभी आगे बहुत रास्ता तय करना है कि किस तरह से ये जो झगड़े वहां मचे हुए खत्म किया जाए। देखिए पैलेस्टीनियंस ये कहते हैं कि जब तक हमें सेपरेट स्टेट नहीं मिलेगी हम नए युद्ध बंद करेंगे। इजराइल कहता है हम 2 स्टेट सोल्यूशन होने नहीं देंगे, पैलेस्टीनियन स्टेट जब तक हम हैं बनेगी नहीं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने तो ये साफ कहा। तो ये बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से दोनों देशों को कुछ समझाया जाए और ये लड़ाई खत्म की जाए, और हमारा यही उद्देश्य रहता है। और दूसरे ऐसे कंट्रीज जैसे जॉर्डन, वो भी ये चाहते हैं, क्योंकि जॉर्डन तो डायरेक्टली अफेक्टेड है, वो नेक्स्ट डोर है कॉन्फ्लिक्ट से, वो बहुत भरपूर कोशिश करता है कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कराया जाए। तो नेचुरली हमारा कोऑपरेशन जॉर्डन जैसे देश के साथ आगे बढ़ेगा, और ये जो सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशनशिप है जिसपे ग्लोबल सिक्योरिटी की बातचीत होगी और उसको आगे मजबूत करने की बात होगी, इसमें हमें जरूर आगे काम करने की जरूरत होगी। जी निश्चित तौर पर। प्रोफेसर अंशु जोशी, अगर इसी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये समझें कि भारत का सीधा रुख अगर इस क्षेत्रीय असंतुलन में जिसकी बात कही जा रही है ना कि क्षेत्रीय असंतुलन वहां बहुत है, भारत का रुख कैसे है और इस पूरी समस्या को सॉल्व करने में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, कैसे उन चीजों को या बेहतर बनाने में सॉल्व करने के बजाय अगर मैं ये शब्द यूज करूं तो? जैसे कि एम्बेसडर दयाल भी बता रहे थे कि जब हम पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर लगातार हमने वर्षों से अस्थिरता का, विशेषकर राजनीतिक अस्थिरता का हमने माहौल देखा है, और वहां कुछ इस प्रकार के प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं जिनको वहां के अलग अलग देशों के द्वारा ही पल्लवित और पोषित किया जाता है, जिसमें हम हमास को, हिजबुल्लाह को, हुतीज को प्रमुखता से इनके हम नाम लेते हैं। इनकी वजह से न सिर्फ धरती पर, जब हम सामुद्रिक व्यापार के रास्ते की ओर देखते हैं तो वहां पर भी लगातार डिसरप्शन किए जाते हैं, और इसका जो खामियाजा है वो न सिर्फ पश्चिम एशिया क्षेत्र के देशों को उठाना पड़ता है, बल्कि इसका खामियाजा भारत जैसे देशों को भी उठाना पड़ता है। तो इसकी वजह से भारत लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि कैसे इस क्षेत्र में शांति की बहाली हो। तो इजराइल और पैलेस्टीन का, या मैं कहूं इजराइल और हमास के बीच का जो भी संघर्ष चल रहा है, इसको कैसे अंत की ओर ले जाया जाए, इसके लिए 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भारत लगातार कर रहा है, जिसमें जॉर्डन जैसे देश उसका साथ दे रहे हैं। हमारे एनएसए ने, अजीत डोवाल जी ने 2020 में जॉर्डन की यात्रा भी की थी। और इसके अलावा इसमें मैं कुछ और बिंदु जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि आज का जो समय है निखिल, वो तकनीक का समय है। तो जब हम युद्धों की ओर या इन अटैक्स की ओर देखते हैं तो ये कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं रह गया है। साइबर वॉरफेयर के माध्यम से तकनीक का प्रयोग करके अब ये ड्रोन वॉरफेयर में हम परिणत होते हुए देख रहे हैं। हम जब इजराइल हमास के बीच के भी यदि कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो किस तरह की वेपनरी यूज हो रही है, हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत का ये भी प्रयास है कि इसमें एआई का भी एक बिंदु आ जाता है। तो भारत का ये लगातार प्रयास है कि जो ये नोविस एरियाज हैं जिसमें एआई है या साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए इश्यूज हैं या ऑल इन ऑल जो तकनीक से जुड़े हुए इश्यूज हैं, यहां पर कैसे आपसी सहयोग को बढ़ावा दे करके एक तो विश्वास की भूमिका बनाई जा सके, और कैसे यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इसीलिए भारत का जो ये आतंकवाद निरोधी पूरा एक इनिशिएटिव है वो इस क्षेत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
बिल्कुल, यहाँ पर आतंकवाद का जिक्र किया तो इस पर भी यहाँ पर सवाल हम पूछ लेते हैं प्रभुदयाल जी से। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यहाँ पर जॉर्डन ने जिस तरह से खुला समर्थन किया भारत को, इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और जहाँ पर चर्चा हो रही है रक्षा क्षेत्र में बेहतर समन्वय की, आज रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 2018 में भारत और जॉर्डन के बीच एक MOU साइन हुआ था रक्षा सहयोग को लेकर। कैसे एक ठोस सैन्य साझेदारी में भी इसको बदलने की हम उम्मीद लेकर चल सकते हैं? देखिए, धीरे धीरे पूरी दुनिया को ये समझ में आता जा रहा है कि पाकिस्तान से जो टेररिज्म उत्पन्न होता है, इससे कैसे न सिर्फ भारत को बल्कि दूसरे देशों को भी नुकसान होता जा रहा है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो ये बॉन्डी बीच पे जो टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ, इसमें एक पाकिस्तानी फादर सन इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये किया। तो पाकिस्तान के तो कल्चर में टेररिज्म भर गया। अब ये टेररिज्म ऐसा है कि ये फैलता जा रहा है, इसके जो कनेक्शंस हैं वो ग्लोबल होते जा रहे हैं और दूसरे देशों को भी नुकसान हो रहा है। और इसीलिए ये कोशिशें चल रही हैं कि किस तरह से इस पे काबू लाया जाए। तो हमारी जो जॉर्डन के साथ सिक्योरिटी रिलेटेड पार्टनरशिप है, उसमें भी ये इस बात पे गौर किया जाता है कि कैसे ग्लोबल टेररिज्म को रोका जाए, इसको खत्म किया जाए और क्या ऐसे उपाय निकले जिनसे ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़े और ग्लोबल टेररिज्म कम हो। तो मेरे विचार में जो जॉर्डन के साथ इस संबंध में जो हमारी बातचीत हो रही है, अभी प्रोफेसर अंशुल जोशी ने जिक्र किया कि जब हमारे NSA या जी डोवल जॉर्डन गए थे तो वहाँ पे भी अब कई ऐसे इश्यूज हैं, साइबर सिक्योरिटी और टेररिज्म को उत्पन्न करने के और जो नए नए तरीके हो रहे हैं, इन सब पे बात हुई और ये बातचीत आगे चलती रहेगी जॉर्डन के साथ भी और उस रीजन में। देखिए, जो और देश भी थे, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी अभी पिछले साल इजिप्ट भी गए थे। वो भी एक ऐसा दौरा था कि इस रीजन के बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ कांटेक्ट, UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सब कंट्रीज का दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं और उनमें जो बातचीत हुई है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अलावा सिक्योरिटी रिलेशन इश्यूज पे भी बातचीत होती है। और इन सब से जो हमें अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो बढ़ती है, क्योंकि जब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तभी कोऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ता है टेररिज्म को रोकने के संबंध में। जी, निश्चित तौर पर प्रोफेसर अंशुल जोशी, जब हम टेररिज्म से लड़ने की बात करते हैं और हम बात करते हैं रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की, आपने लगातार जिक्र किया कि सिर्फ अब वो कन्वेंशनल वॉरफेयर तक चीजें सीमित नहीं है। अब जो सूचनाएं साझा करना और उसके साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां पर दोनों देश एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं और अपने अपने देशों में उसको नैब कर सकते हैं। कैसे देखते हैं कि भारत और जॉर्डन के बीच में ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? बिल्कुल, आपने सही बिंदु उठाया और मैं आपको बताऊं, जब हम आतंकवादी निरोधी तमाम जो ये इनिशिएटिव्स हैं इनकी बात करते हैं और जब हम एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी चर्चा करते हैं तो मैं इसमें दो बिंदु और जोड़ना चाहूंगी। एक तो जो नार्को टेररिज्म या ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो ऑल इन ऑल फिर आगे चल करके आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपनी एक बहुत महती भूमिका निभाता है। और जब हम इस क्षेत्र और क्षेत्र के देशों को देखते हैं तो एक ट्रांजिट जोन है और ये भी ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या से ग्रस्त है जो आतंकवाद को कहीं ना कहीं पल्लवित पोषित करने में अपनी भूमिका एक बनाता है ये पूरा सेक्टर। और इसी की वजह से जो ये नार्को टेररिज्म वाला इशू है तो ये लैटिन अमेरिका में भी हम देखते हैं। जिस तरह से अभी ट्रंप ने वेनेजुएला के आसपास अपना पूरा एक पूरी सेना तैनात की और उसका कारण उन्होंने नार्को टेररिज्म और ये इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग को ही बताया। हम समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग जो ये कॉन्टिनेंट्स के देश हैं, आप अफ्रीका में जाइए, लैटिन अमेरिका में जाइए, आप पश्चिम एशिया की तरफ आइए तो कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ भेजने वाले हैं, कहीं से ये कार्टल्स चल रहे हैं और जब ये आतंकवादी संगठनों के साथ हाथ मिला लेते हैं तो समस्या और चार गुनी हो जाती है। और इसका निपटारा करने के लिए
फिर भारत और जॉर्डन जैसे देश आगे आ सकते हैं, जिसमें फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तकनीक के माध्यम से और नियमों के माध्यम से अलग अलग मंचों पर हम साझेदारी को बढ़ा सकें। और यहाँ पर फिर जो सूचना को साझा करने की बात आ जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण है निखिल। और यहाँ एक और बिंदु मैं ये जोड़ूं कि अभी जब पुतिन भारत यात्रा पर आए तो उसके जस्ट पहले हमने रेलोस जो रेसिप्रोकेटिव लॉजिस्टिकल म्यूचुअल एक्सेस का बिल्कुल आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अम्मान में अपने होटल में पहुंच चुके और वहां पे उनका स्वागत हो रहा है। भारत माता के